नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड, जो कि हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ये जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस करवाऊंगा सारे एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग जो भी आपका एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, या चाहे वो और भी कोई आपका एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उस सबके लिए ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरी क्लास है आपकी फाउंडेशन बैच, ये आपका रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, वैदिक पीरियड में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, वैदिक पीरियड में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वैदिक पीरियड का मतलब क्या होता है और इस टाइम पे क्या क्या चीजें हो रही थी। फिर वैदिक पीरियड के लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि हमें एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके एविडेंसेस क्या क्या है और लिटरेचर क्या क्या है वैदिक पीरियड में। फिर हम बात करेंगे जितने मंडल्स होते हैं, ऋग्वेद में मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और वैदिक ट्रेडिशन का लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। वेदांगा क्या होते हैं, स्मृति क्या होती है, पुराण, महाकाव्य, उपवेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में। फिर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। जितने भी रिवर्स मेंशन किए गए हैं वैदिक पीरियड में, उनके बारे में बातें करेंगे। उनके पुराने नाम क्या है, नए नाम क्या है। फिर उस टाइम की पॉलिटी, दोनों पीरियड की पॉलिटी कैसी थी, दोनों पीरियड की रिलीजन कैसा था, क्या किस भगवान में मानते थे, किस भगवान में नहीं मानते थे, उनके बारे में बात करेंगे। सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। पंचजन क्या होता है उनके बारे में बातें करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हम इस पूरे क्लास में करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि आखिरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए और वैदिक सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो मैप देख रहे होंगे। इन दोनों मैप में आपको दिखेगा कि एक हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का मैप है और एक है लेटर वैदिक पीरियड का मैप, है ना। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको अभी बताना चाहूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्टार्टिंग में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा का पूरा सभ्यता था, वो पूरी सभ्यता इस एरिया में बसी हुई थी। ठीक है, इस एरिया में पूरी आपकी हड़प्पा की सभ्यता बसी हुई थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि लोग अभी भी यहीं पे हैं, इसी एरिया में लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये लोगों का ट्रांजिशन होगा यहां से यहां। ये सारे लोग इधर से इधर बढ़ना शुरू करेंगे और ये इंडो गंगेटिक बेसिन जो है, बीच वाला बेसिन जो है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जो रीजन है, इस एरिया में लोग शिफ्ट करेंगे। और लेटर वैदिक में देखोगे सेकंड मैप में, तो आपको दिखेगा अब ये यहां से यहां कोई नहीं है, अब यहां से ये लोग शिफ्ट करके इस एरिया में ज्यादा आ चुके हैं, बीच वाले एरिया में। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांजिशन होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, है ना। चलो, तो ये पूरा जीएस फाउंडेशन बैच है जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड रहने वाला है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइमलाइन पे। देखो, हिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको एक बात समझनी है कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे क्या चीजें हो रही है वो आपको दिमाग में छपा होना चाहिए। तो पहले टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो, जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम का जो टाइम पीरियड था वो करीबन 3300 से लेकर 1300 बीसी तक हम मानते हैं। एनसीईआरटी भी अलग अलग मानती है, लेकिन इसी आसपास आप मान के चलोगे कि इसी आसपास टाइम था, है ना। अगर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की, तो 1500 बीसी है। मतलब जिस पॉइंट पे, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, तो जिस पॉइंट पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होता है, उसी पॉइंट से आपका वैदिक पीरियड शुरू होता है ना। अब एक बात समझो यार, कोई भी चीज ना तुरंत नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज चल रही है तो वो तुरंत ही ट्रांजिशन नहीं कर जाएगी। आप पूरे पहले जानवर थे, आप अचानक से इंसान नहीं बन गए। एक स्लो प्रोसेस होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, चेंज होते हो, है ना। इसमें भी देखोगे कि अगर 1300 बीसी लिखा हुआ है, 3300 से 1300, तो यहां पे 1500 से मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली लोग चेंज हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे चीजें बदल रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना। अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज, बेसिकली ये 3 फेजेस होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, है ना। तो खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बातें थी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। इसमें बस ध्यान रखोगे कि आईवीसी को हम लोग 3 फेजेस में पढ़ते हैं। एक है अर्ली फेज, मतलब जिस टाइम पे आईवीसी बन रही थी, जिस टाइम पे शुरुआत हुई थी। एक है मैच्योर फेज, जिस टाइम पे आईवीसी अपने पीक पे थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और प्रॉपर जो है अर्बन सोसाइटी बन चुकी थी। और एक है लेटर फेज, जिस टाइम पे उनका डिक्लाइन हमने पढ़ा था, है ना। डिक्लाइन का जो फेज होता है वो उसको बोलते हैं लेटर फेज। और जैसे डिक्लाइन होगा, वैदिक पीरियड की शुरुआत होगी। अगेन वैदिक पीरियड में भी हम पढ़ते हैं तो एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है, एक लेटर वैदिक पीरियड होता है। अर्ली मैंने बताया आपको मैप में, ये आपका अर्ली है और ये आपका लेटर है। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक बात। आगे बढ़े, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो आखिरकार वेद के बारे में हम बात करें तो आखिरकार वेद होते क्या, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है ना कि वेद क्या होते हैं। देखो समझो बात को, जब हम बात करते हैं वेद की, तो वेद जो होते हैं वो सबसे सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, सैक्रेड टेक्स्ट।
सबसे सैक्रेड मतलब पवित्र टेक्स्ट बोलते हैं इसको। सबसे पवित्र टेक्स्ट जो है वो क्या है, वो वेद है, और ये ओल्डेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? ओल्डेस्ट। सबसे पुराने टेक्स्ट जो है हमारे पास वो वेद के ही होते हैं। क्लियर है? एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का जो है पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ये वैदिक सिविलाइजेशन ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, और वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, और वैदिक पीरियड पार्ट होता है हिस्ट्री का। क्योंकि इससे जो हमें जितने भी एविडेंसेस मिलते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट मिलते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, और हमने उसको डिसाइफर भी किया है कि आखिरकार क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, है ना? चलो आगे बात करते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि वेद के प्रकार कितने हैं, है ना? वेद के कितने प्रकार है? वेद के देखो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, और चौथा होता है अथर्ववेद। बस अभी इतना ही ध्यान रखना कि 4 वेद होते हैं और वेदों के 4 प्रकार हैं, है ना? वेद का मतलब क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है वेद का? नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, समझ गए? चलो, और वेदों को कंपाइल किसने किया? इसका कंपाइलेशन का काम, तो इसका कंपाइलेशन का जो काम है वो कौन करते हैं? वेद व्यास करते हैं। ठीक, ये पूरा कम से कम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है ना? अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब ऐसा है कि वेदों को लेकर ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी है। क्या मिसकंसेप्शन है कि आखिरकार ये वैदिक पीपल आए कहां से? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखोगे तो लोग तो मतलब पहले से हैं वहां पे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वैदिक पीपल को आर्यन बोला गया। क्या बोला गया? देखिए, वैदिक पीपल को आर्यन बोला गया है ना? वेदा का मतलब क्या बताया मैंने? इसका मतलब होता है नॉलेज। ये मैं लिख देता हूं यहां पे। और वैदिक पीपल को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्यन बोलते हैं। अब इस पे थ्योरी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है कि आखिरकार ये आर्यन कहां से आ गए भारत में? क्या ये बाहरी लोग थे? क्या ये हमारे भारत के ही लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे जिनको बाद में आर्यन बोला जाने लगा, या फिर ये बाहर से आए थे? इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। उन थ्योरी को एक बार देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कम से कम 3 थ्योरी मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम रट जानी है वो, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी है कि आर्यन का जो आना जाना हुआ वो हुआ सेंट्रल एशिया से, कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि आर्यन जो है वो नॉर्थ पोल से आए हैं, नॉर्थ पोल से। तीसरी थ्योरी ये बोलती है कि आर्यन जो है वो तिब्बत से आए हैं। ठीक है, तिब्बत चाइना। तो यहां पर 3 थ्योरी जो है वो आपको कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग, है ना? एक और याद रखो, चलो, सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, एक है सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन से आए। ये 4 थ्योरी पे हम फोकस करते हैं। अब सेंट्रल एशिया की थ्योरी किसने दी, नॉर्थ पोल की थ्योरी किसने दी, तिब्बत की थ्योरी किसने दी, और साउथ सप्त सिंधु रीजन की थ्योरी किसने दी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो मैक्स म्यूलर ने जो है इसकी सेंट्रल एशिया की थ्योरी दी थी कि इनका कहना था कि बेसिकली आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो नॉर्थ पोल की बात करते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, जो आपको मॉडर्न इंडिया में दिखेंगे, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह में आपको पंडित बाल गंगाधर तिलक जी दिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ही नॉर्थ पोल की थ्योरी दी है कि ये नॉर्थ पोल से आए थे आर्यंस। तिब्बत की थ्योरी कौन देता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आपको मिलेंगे कहां पे? मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, है ना? उसके बाद जो सप्त सिंधु रीजन है इसकी थ्योरी किसने दी? तो वो थे डॉक्टर अरविंद चंद्र बोस। ठीक है, अविनाश चंद्र बोस, सॉरी, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। ठीक है, तो ये 4 थ्योरियां दी गई थी कि आखिरकार जो वैदिक पीपल हैं या आर्यंस हैं वो एक्चुअली में आए कहां से, इसके बारे में। आई होप यहां तक आपको सब चीज क्लियर होगी, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो अब क्या है कि यहां पे एक और बात की गई है कि एक टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। यहां पे मैं थोड़ा लिख रहा हूं उसको, क्या बोलते हैं? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। ये बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन पर क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है ये सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन होता है, सबसे पुराना। इसके पहले का कोई भी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिलता, सबसे पुराना यही है। ठीक है, अब आखिरकार सर इस खासियत क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना? आखिरकार क्या मेंशन है इसमें, है ना? क्या मेंशन है इसमें? तो इसमें वैदिक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है, वैदिक गॉड के बारे में।
ये बोलता है, ये इंस्क्रिप्शन कहता है कि 4 वैदिक गॉड होते थे, मतलब 4 भगवान होते थे वेदों के। कौन कौन से? एक थे वरुण, एक थे मित्रा, इंद्र नहीं होंगे यहां पे, मित्रा, और एक थे न्यासा। ठीक है, या नास्त्या बोल सकते हो आप, नास्त्या। ठीक है, वरुण, मित्रा, नास्त्या, हाँ इंद्र भी ठीक है, इंद्र भी होगा इसमें, है ना, इंद्र भी होगा। चलो, तो ये बेसिकली 4 गॉड के बारे में बात करता है बोगस को इंस्क्रिप्शन। ये बोलता है कि उस टाइम पे वेदों के वैदिक पीरियड में 4 गॉड हुआ करते थे जिस पे लोग यकीन करते थे, और ये वरुण, मित्र, नस्ताया और इंद्र हुआ करते थे। क्लियर है यहां तक बात? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, चलो, ये हो गया बात। अब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब मैं बोलूंगा, जब मैं वैदिक टर्म का इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात कर रहा हूं। ये पूरा वैदिक पीरियड है। देखो, ये जो मैंने बात की ना अभी यहां पे आपको, ये दोनों लेटर वैदिक और वैदिक, ये पूरा मिला के 1500 से 600 बीसी तक का पीरियड है। ठीक है, जब मैं वैदिक पीरियड बोलूंगा, इसका मतलब क्या? मैं पूरे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक दोनों को मिला के बोल रहा हूं। तो हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में, क्या करेगा, कौन कौन से लिटरेचर उस टाइम पे हुआ करते थे, है ना। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि एक तो थे वेदा। जो वेदास थे वो तो थे ही, है ना, 4 तरह के वेद हुआ करते, मैंने बताया। दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरा याद रखोगे कि ब्राह्मण्स होते थे। अब ये ब्राह्मण एक बुक हुआ करती थी, ये क्या थी? एक बुक थी, एक लिटरेचर का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बुक है ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण ने क्या है? ब्राह्मण टेक्स्ट है उस टाइम पे। अभी हम किसी कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ब्राह्मण क्या है? उस टाइम पे एक टेक्स्ट हुआ करता था। ओके, थर्ड है आरण्यक। क्या मतलब है हम बात करेंगे अभी, ठीक है। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। ये 4 तरह के वैदिक लिटरेचर होते थे। समझ में आ रहा है? अब एक बात और है कि वैदिक लिटरेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। अब इसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि आखिरकार वैदिक लिटरेचर को हम लोग श्रुति क्यों बोलते हैं? श्रुति क्यों बोलते हैं? जो श्रुति का मतलब होता है कि कभी किसी ने, उस टाइम के जो लोग थे, किसी ने सुना है इसको, है ना, किसी ने अपने गुरु से सुना और उसने फिर उसको सुन के पास किया दूसरे में, है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी अब मान लो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बोल के सुना रहा हूं, है ना। जैसे ऑडियो बुक सुनते हैं हम, किसी किताब की जब हम पढ़ने का मन नहीं करता तो हम क्या करते हैं? ऑडियो बुक सुनते हैं। तो ऑडियो बुक सुनने का मतलब क्या? आप सुन के सीख रहे हो, उसको बोलते हैं श्रुति, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर को उस टाइम पे लिखा नहीं गया था। मैंने आपको बताया ना कि वेद व्यास ने इसको कंपाइल किया था, है ना। तो उस टाइम पे लिखा नहीं गया था, इसीलिए क्या होता है कि आपका जो मतलब वैदिक लिटरेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये रीजन था। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर क्या है, तो वो वेद होता है। सबसे जरूरी कौन सा? सबसे जरूरी वेद ही होता है, क्योंकि सबसे पहले वेद ही लिखा गया था। उसमें भी ऋग्वेदा सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। और वेदा को हम लोग एक और बात बोलते हैं, वेदा के लिए हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। अब यहां पे एक और बात आई है कि अपौरुषेय क्या होता है। देखो, पुरुष, पौरो से पुरुष होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी मैन ने इसको नहीं बनाया। क्या बोलेंगे? नॉट क्रिएटेड बाय मैन। नॉट क्रिएटेड बाय मैन, किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया है। वेद को सुन के इसको जो है पास ऑन किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट क्रिएटेड बाय मैन। ओके, ठीक है। अब इसमें एक टर्म और आएगा, इसको बोलते हैं नित्या। एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं नित्या। ये नित्या क्या होता है? नित्य का मतलब होता है इटर्निटी। ओके, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, मतलब हर इटर्निटी में एग्जिस्ट करने वाला, जो हर इटर्निटी में एग्जिस्ट करे, एक्सिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, इसको बोलते हैं नित्या। ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ये टर्म याद होना चाहिए। अपौरुषेय क्या होता है, नित्या क्या होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें एक बात और करेंगे कि देखिए, जो पहला वेद है ना, देखो पहला है कि वेद है, ओके, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्य है, फिर उपनिषद है ना। अब हम थोड़ा वेदों के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार वेद कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए, आते हैं लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन पे। ठीक, देखिए, तो जब हम बात करते हैं वैदिक ट्रेडिशन की, उस टाइम पे जो लिटरेचर था, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। तो वेदों में ध्यान रखिएगा कि वेद होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है ऋग्वेद। पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। देखिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऋग्वेदा, ऋग्वेदा एक तो सबसे क्या है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेदा होता है ऋग्वेदा। ओके, उसके बाद ऋग्वेदा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कम से कम आप देखोगे तो 1028 हाइम्स है। अब हाइम्स क्या होता है?
हाइम्स का मतलब होता है बेसिकली मंत्र बोल सकते हो, है ना। जो मंत्र होते हैं उसी को हाइम्स बोल सकते हैं। आसान भाषा में ध्यान रखेंगे कि 1028 हाइम्स होते हैं, है ना, किसमें, ऋग्वेदा में। ठीक। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल, 10 मंडल होते हैं। मंडल पढ़ेंगे आगे हम, मंडल क्या होते हैं, क्या 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 उसमें बातें की गई है, मंडल के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मंडल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो अब ऋग्वेद के बारे में और क्या जान सकते हैं, 3 इंफॉर्मेशन तो मिल गया, है ना। अब एक एक बात हम मैं जो बताऊंगा उसको रट लीजिएगा पूरा। ऋग्वेदा का जो चैंटिंग प्रीस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कौन इसको चैंट करेगा, कौन इसको पढ़ेगा। तो इसका जो चैंटिंग प्रीस्ट होता है उसका नाम क्या है, होत्री। होत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होत्री, ठीक है। ऋग्वेदा का जो चैंटिंग प्रीस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। अब पीछे अगर बढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया था अभी किसके बारे में, मैंने बताया था ब्राह्मण के बारे में, कि यहाँ पे ब्राह्मण भी होता है। तो हर वेद का अपना ब्राह्मण होता है, ध्यान रखिएगा, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण होता है। तो इन द सेम वे ऋग्वेदा का भी एक ब्राह्मण होगा होगा तो ऋग्वेदा का जो ब्राह्मण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऐत्रेय। ऐत्रेय, ठीक है, या फिर कौष्टिकी। कौष्टिकी, ठीक है। ये क्या है, ये ब्राह्मण है। कौन है, ब्राह्मण है ऋग्वेद के, ऐत्रेय कौष्टिकी। आपके कोई ब्राह्मण मित्र होंगे तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, है ना, कि मैं ऐत्रेय ब्राह्मण हूं, मैं कौष्टिकी ब्राह्मण हूं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण कौन है इसके, ऐत्रेय और कौष्टिकी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज पूछ सकता है यहां से कि बताइए ऋग्वेद का उपवेद क्या है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, क्या पूछेगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो उपवेद कौन सा होता है इसका, इसका उपवेद होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो मेडिसिन से डील करता है। तो ऋग्वेद के बारे में इतना इंफॉर्मेशन कम से कम आपके पास इनिशियली होना चाहिए, ठीक। ओके, अब आते हैं हमारे अगले वेद पे। तो अगला जो वेद है वो क्या है, अगला वेद है सामवेद। सामवेद, ठीक है। अब देखो सामवेद का मतलब क्या होता है। सामवेद बेसिकली डील करता है म्यूजिकल रिसाइटेशन से, है ना। देखो जैसे मान लो हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, हम पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, एक शैली होती है, ठीक है। तो सामवेद जो है वो उसी म्यूजिक से डील करता है ना। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो भी हमें सामवेद से देखने को ही मिलता है, क्लियर है। तो सामवेद को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसको बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हाइम्स कितने हैं, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है, इसका चैंटिंग प्रीस्ट, क्या इसका चैंटिंग प्रीस्ट कौन है, इसका चैंटिंग प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है क्या, पंडित। चैंटिंग प्रीस्ट कौन है, कौन इसको पढ़ता है ना। तो क्या नाम है उसका, उद्गात्री। देखो सामवेद में मैंने आपको बताया कि म्यूजिक से, म्यूजिक के बारे में बात करता है, तो आप ध्यान रखोगे कि म्यूजिक गाने वाला उद्गात्री, गाने वाला उद्गात्री। उद्गात्री क्या है, म्यूजिक गाने वाला, मतलब सामवेद का चैंटिंग प्रीस्ट है, ठीक। इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, मान लो कि भैया बताओ इसके ब्राह्मण कौन कौन है। तो ब्राह्मण में जब पूछेगा तो आप बोलोगे, आप एक ही नाम याद रखो, जैमिन्य। 2 होते हैं पर आप नाम ध्यान रखो एक ही, जैमिन्य, बस यही पूछेगा एग्जाम में। ओके, जैमिनी किसका ब्राह्मण होता है, जैमिनी सामवेद का ब्राह्मण होता है, बस इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और लास्टली ये पूछेगा कि सामवेद का उपवेद क्या होता है। सामवेद का उपवेद क्या होता है, तो इसका उपवेद का नाम क्या होता है, गंधर्ववेद। सॉरी, हाँ गंधर्ववेद, ठीक है। गंधर्ववेद क्या होता है, इसका उपवेद होता है। तो सामवेद के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपके पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा स्लाइड साइड कर लेते हैं, क्योंकि स्लाइड लगता है मैंने कम डाली है। एक सेकंड रुक जाओ। चलो देखो, हो गया। अब आते हैं तीसरे वेद पे जो है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, पहले तो समझो कि आखिरकार ये वेद किस चीज से डील करता है, इसका टॉपिक क्या है, इसका इसका मतलब इसके अंदर क्या है, क्या पढ़ते हैं इसके बारे में इसमें हम, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका जो यजुर्वेद होता है वो बेसिकली डील करता है मतलब ये बोल सकते हैं कि आखिरकार रिचुअल के बारे में, है ना, कि रिचुअल क्या है, कैसे कैसे हम लोग, क्या क्या हमारे रिचुअल्स होते हैं, सैक्रिफाइसेस किस तरह के होते हैं, उन चीजों के बारे में जो है यजुर्वेद बात करता है। इसको बस ध्यान रखना है। तो आप ये बोल सकते हो कि यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद एक बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स है। क्या है, बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स, ठीक है, कि क्या क्या हमारे रिचुअल होते हैं ना, उन चीजों से ये डील करता है यजुर्वेद,
ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। अब इसके बारे में एक और चीज पूछ सकता है कि बताइए इसका वही चैंटिंग प्रीस्ट कौन है? ठीक है, चैंटिंग प्रीस्ट कौन है यजुर्वेद का? तो क्या बोलोगे? अध्वर्यु, ADHVARYUH, ठीक है, अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या होता है? इसका चैंटिंग प्रीस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो और क्या क्या पूछ सकता है। इसमें पूछ लेगा कि इसका ब्राह्मण बताइए, इसका ब्राह्मण बताइए। तो ब्राह्मण का नाम क्या हो जाएगा यजुर्वेद का? ये होता है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, या फिर बोल सकते हैं तैत्रेय, तैत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, तैत्रेय ब्राह्मण। ये दो ब्राह्मण होते हैं किसके? यजुर्वेद के, ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसका उपवेद पढ़ना पड़ेगा। इसका उपवेद क्या होता है? उपवेद, उपवेद का नाम होता है धनुर्वेद, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको स्लो लेके चलो, मैंने बताया फाउंडेशन बैच है, एक एक चीज मैं आपको लिख के बताऊंगा। मैं चाहूं तो किसी बुक का यहाँ पे प्रिंट करके भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, आप सीखोगे नहीं, है ना। मैं लिखूंगा तो आप सीखते रहो, अभी आप भी लिखते रहोगे साथ में, सीखते रहोगे, ठीक है। देखो, उसके बाद इतनी बातें करने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात है जो यजुर्वेद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यजुर्वेद के एक्चुअली में दो ब्रांचेस होते हैं। इसके दो ब्रांच होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, एक ये ब्रांच होती है। और उसके बाद एक और ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक बात और कि इन क्लासेस को करने के बाद आपको लूसेंट हो गया, ओके, और भी जो किताबें आती हैं, अरिहंत की किताब आती है, जीएस दृष्टि आती है, किसी भी किताब को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन सारा किताब का मटेरियल आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। मैं उस सारी किताबों से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने कंपाइल करके आपको एक वीडियो में एक क्लास में दे रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं किसी किताब को पढ़ने की। इतना पढ़ के जाओगे एग्जाम आराम से निकलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, समझ में आ रहा है? चलो, अब आते हैं वापस से हम चौथे वेद पे, जो कि हमारा अथर्ववेद। ये हमारा लास्ट वेद होता है, चार ही वेद होते हैं, ठीक है, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में हम जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि अथर्ववेद जो है ना वो सब एक तो सबसे आखिरी में लिखा गया था। अगर पूछेगा सबसे आखिरी में कौन सा वेद लिखा गया तो अथर्ववेद ही था। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना वगैरह के बारे में बात करता है, मैजिकल मैजिकल फॉर्मूला जो होता है ना उसका एक बुक है। तो किसके बारे में बात करता है ये? बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला, जादू टोना, है ना, काला जादू, ये सब के बारे में अथर्ववेद बात करता है। समझ में आ रहा है? चार्म, स्पेल्स, ये सब सब आपको अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगेन पूछेगा कि इसका चैंटिंग प्रीस्ट कौन है? इसका चैंटिंग प्रीस्ट कौन है? तो क्या बोलोगे? इसका चैंटिंग प्रीस्ट का नाम होता है ब्रह्म, ठीक है। क्या नाम होता है? ब्रह्म नाम होता है, ठीक है। और बोलेगा कि इसका ब्राह्मण कौन है? इसका ब्राह्मण का नाम पूछेगा। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण होता है उसका नाम होता है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, ओके। और लास्टली आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? तो उपवेद कौन सा होगा? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, इसका उपवेद, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के चार इंपॉर्टेंट वेद थे जो आपको पढ़ने थे। अब इसमें एक बात और पूछता है कि आखिरकार बताइए वेदात्रयी क्या होता है? वेदात्रयी क्या होता है? तो वेदात्रयी का मतलब होता है कि तीन वेदों का समूह। तो इसमें आपके ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ध्यान रखिएगा इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो वेदात्रयी पूछेगा, वेदात्रयी में कितने आते हैं? तीन वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है? चलिए, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं, अब आते हैं, देखिए अब हमने बात कर ली वेदा के बारे में, है ना, वेद हमने कर लिए, ब्राह्मण हमने कर लिए सारे, है ना, वेद कर लिए, ब्राह्मण कर लिए। अब आते हैं थर्ड पे जो कि जो कि है अरण्यक। अब अरण्यक की बात करते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है। देखो, अब पहले बात समझो यार, जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट अरण्यक, अरण्यक की बात करते हैं, तो आखिरकार अरण्यक का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। अरण्य का मतलब होता है, देखो अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, है ना। अरण्य का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो जाहिर सी बात है कि कुछ जंगल से रिलेटेड होगा, है ना। तो अरण्य का मतलब वो होता है कि मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसको जंगल में लिखा गया है, ओके।
ऐसे टेक्स्ट जिसको जंगल में लिखा गया है सॉरी, तो इसको बोल सकते हैं टेक्स्ट रिटन इन फॉरेस्ट। जंगल में लिखे गए टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं। और लास्टली आता है फिर हमारा उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। ये भी जाना जरूरी है कि आखिरकार उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। फिलोसफी के बारे में बात करता है उपनिषद। ठीक है, क्लियर है? उपनिषद को आप एक बात और बोल सकते हो कि इसको आप वेदांता भी बोल सकते हो। उपनिषद को आप वेदांता भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि उपनिषद को क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ओके, अब एक बात ये पूछता है उपनिषद से कि आखिरकार कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे। 108 उपनिषद होते हैं। ओके, और इसमें से भी अगर पूछेगा तो पूछेगा ये बताइए कि ओल्डेस्ट कौन सा होता है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो क्या नाम बोलेंगे आप? बोलेंगे वृदा अरण्यक। वृदा अरण्यक क्या है? सबसे पुराना उपनिषद होता है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है जो हमें पता है। क्या ये बातें क्लियर है आपको? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है दोस्त? है ना, इतनी बातें जरूरी है समझना, ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6 वेदांगा पे। ठीक है, 6 वेदांग कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, और आखिरकार वेदांगों के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिलती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 6 वेदांग देखते हैं पहले। देखो, वेदांगों के बारे में बात करें तो वेद, देखो वेदांगा का मतलब क्या है पहले वो समझो। वेदांगा का मतलब होता है वेदों के अंग, है ना। जो वेद होते हैं उनके अंगों को ही क्या बोलते हैं? वेदांगा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड का मतलब क्या है? वेदों के अंग, कि अलग अलग वेद के कौन कौन से अंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं, है ना। अब इसमें समझो, देखो वेदांगा में बात करते हैं तो 6 तरह के वेदांग होते हैं। पहला होता है शिक्षा, तो मैं एक एक लिखता हूं। पहला होता है शिक्षा, ठीक, शिक्षा। दूसरा होता है कल्प सूत्र। ठीक है, क्या होता है? कल्प सूत्र, दूसरा वेदांग। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। चौथा क्या होता है? चौथा होता है निरुक्ता, निरुक्ता। और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है चंदा। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा ज्योतिषा, ज्योतिषा। ये 6 वेदांग होते हैं, मतलब वेदों के 6 अंग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर है? अब एक ही करके इसका मतलब समझते हैं, आखिर का मतलब क्या क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब जानना, है ना। जो शिक्षा का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एजुकेशन। शिक्षा का मतलब सिंपल है, क्या होगा? एजुकेशन होगा। कल्प सूत्र, अब कल्प सूत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है रिचुअल, रिचुअल। व्याकरण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रामर। ग्रामर के बारे में बात करते हैं, व्याकरण। ठीक है, उसके बाद निरुक्ता। निरुक्ता का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एटिमोलॉजी। क्या होता है? एटिमोलॉजी होता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद चंदा। चंदा क्या होता है? चंदा का मतलब होता है वर्सेस। इसको आप वर्स बोल सकते हो, इसको आप मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, मैट्रिक बोल सकते हो, दोनों इसका मतलब होता है। तो वर्स बोलो या मैट्रिक बोलो, ठीक है, मैट्रिक या वर्स। ठीक, और लास्टली आता है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब आपको पता है क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इतना पता समझ में आ गया। तो ये हमारे 6 वेद होते हैं। 6 वेद मतलब वेद जो होते हैं उनके अंग जो होते हैं 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा, ज्योतिष। ठीक, अब आते हैं स्मृतियों पे। स्मृतियां भी 6 होती हैं। अब स्मृति क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखो, स्मृति में क्या होता है? पहला स्मृति जो होता है उसको बोलते हैं मनुस्मृति, मनुस्मृति। दूसरा जो स्मृति होता है उसको क्या बोलते हैं? यजना वल्क्य। एक सेकंड, यही होता है ना, एक सेकंड। यजना वल्क्य, ठीक है, दूसरा स्मृति हो गया। और थर्ड होता है आपका नारद। थर्ड जो स्मृति है उसे क्या बोलते हैं? नारद। चौथी स्मृति जो होती है वो होती है प्रशरा। ठीक है, पांचवी होती है उसको बोलते हैं
बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, और 6 जो होती है वो होती है कात्यायना, ठीक है। तो आपकी कुल मिला के स्मृतियां कितनी होती है? स्मृति होती है 6, ठीक है, 6 स्मृति होती है। अब इन स्मृतियों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, पीरियड अगर पीरियड पूछेगा तो पीरियड ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेनली पीरियड ही पूछता है इसमें से, और कुछ पूछेगा नहीं। अगर स्मृति से क्वेश्चन आएगा तो आपको पीरियड पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो मनुस्मृति है, पहले गुप्ता बताता हूं, पहले गुप्ता पीरियड जान लो, है ना। तो इसमें से 4 स्मृतियां ऐसी हैं जो गुप्त पीरियड से बिलोंग करती है। तो पहला नारद है, दूसरा है प्रशरा, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है कात्यायना। ये 4 जो स्मृतियां हैं वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है, यानी कि 300 बीसी के, 300 एडी के बाद से गुप्त पीरियड जो है वो आप देखोगे कि 300 एडी के आसपास में जो है शुरू होगा। उस टाइम की ये सारी स्मृतियां हैं। लेकिन इसमें से 2 ऐसी स्मृतियां हैं जो क्या है, गुप्ता पीरियड से पहले की है। इसमें क्या है, एक है मनुस्मृति, एक है यज्ञवल्क्य। ये आपकी प्री गुप्ता पीरियड की है, ठीक है, प्री गुप्ता। और इसमें से भी मनुस्मृति क्या है, सबसे ओल्डेस्ट होती है, सबसे पुरानी कौन सी है? मनुस्मृति है। तो स्मृतियों के बारे में इतना इंफॉर्मेशन, वेदांगा के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी, है ना। चलो अब ये देखिए, ये क्या है, ये मेरी वीडियो है जो मेरी पहली क्लास थी, ये हमारी पहली क्लास थी जो मैंने बनाई है। इसको आप देख सकते हो, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में। ओके, चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। सो अब हम बात करेंगे पुराना, महाकाव्य और उपवेद के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके अपने समझते हैं कि एक्चुअली में इनका मतलब क्या होता है और इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है। देखो, पहले बात करते हैं पुराना के बारे में। जो पुराण होते हैं दोस्त, उसका मतलब होता है सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। पुराण का मतलब क्या होता है? ओल्ड, ठीक है। पहले इतना समझो कि इसका मतलब सिर्फ ओल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पुराण कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली देखो, पुराण कई सारे पुराण होते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं वो 18 पुराणों की बात करते हैं, क्योंकि 18 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराण होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी इन 18 पुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पुराण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण होता है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भी है। ये ओल्डेस्ट पुरानी टेक्स्ट होता है मत्स्य पुराण। मतलब पुराणों में भी सबसे पुराना, सबसे ओल्ड जो पुराण है वो कौन है? वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद कुछ और के नाम अगर आपको ध्यान रखना है तो आप रख सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं अगर हम लोग, तो एक होता है भागवत पुराण, आपने सुना भी होगा, है ना, कि भागवत पुराण होता है एक। उसके बाद अगर ध्यान रखेंगे तो एक होता है विष्णु पुराण, ठीक है, एक विष्णु पुराण होता है। उसके बाद वायु पुराण होता है, इसको भी ध्यान रख लेंगे, एक वायु पुराण होता है, ठीक है। और एक और ध्यान रख लेंगे, एक होता है ब्रह्मंदा, ओके, ब्रह्मंदा पुराण, ठीक है, MNDA, ब्रह्मंदा पुराण। तो कम से कम ये 5 पुराण आपको ध्यान होने चाहिए। मैंने क्या बोला? पुराण का मतलब क्या होता है? ओल्ड। कुल मिला के कई सारे पुराण हैं हमारे भारत में, लेकिन हम 18 पुराणों को मोस्ट फेमस मानते हैं और उन्हीं को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन 18 पुराणों में से भी मत्स्य पुराण जो है वो आपका ओल्डेस्ट है। और 4 और आप याद रखेंगे, एक है भागवत, एक है विष्णु, एक है वायु, एक है ब्रह्मंदा। ये आपको पुराण के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए, अब होता क्या है कि पुराण के बारे में जब हम बात करते हैं तो पुराण जो है वो 5 चीजों के बारे में बेसिकली बात करते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं इसके, इसको ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं? ये 5 है ना, ये 5 है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। अब ये 5 सब्जेक्ट्स क्या है? तो इसमें आपको टर्म बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कभी पूछ दे एग्जाम में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। एक होता है सर्गा, एक होता है सर्गा, एक होता है प्रतिसर्गा। अब पहले 5 में से इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखिए, सर्गा का मतलब होता है क्रिएशन। जब हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर्गा। और जब उसी को रिक्रिएट करते हैं, जब किसी चीज को रिक्रिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रतिसर्गा, ठीक है। सर्गा और प्रतिसर्गा, इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक आता है वंशा। क्या आता है? वंशा, ठीक है, वंशा। और एक और क्या होता है? एक और का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है मनवंतरा, ठीक है। और लास्टली जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं वंशानुचरित, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब एक एक मतलब समझते हैं। देखिए, सर्गा मतलब क्रिएशन होता है, प्रतिसर्गा का मतलब होता है रिक्रिएट करना, ओके। वंश की बात करते हैं जब हम लोग, वंश की इसका मतलब है जीनोलॉजी,
जीनियोलॉजी, जीन के बारे में, किस वंश से आप बिलोंग करते हैं, है ना, जीनियोलॉजी, वंशा बात करता है जीनियोलॉजी के बारे में। फिर हम बात करते हैं मनवंतर के बारे में। तो मनवंतर बेसिकली हम बात करेंगे तो ये मतलब मनुष्य के रेन के बारे में बात करता है, पहला ह्यूमन कौन था, पहला किंग कौन था, इनके बारे में बात करता है ना। तो आप इतना देखोगे फर्स्ट ह्यूमन के बारे में बात करता है कौन, मनवंतर। ओके, और वंशानुचरिता जब बोलते हैं हम लोग, तो अलग अलग डायनेस्टी की जीनियोलॉजी, है ना, जीनियोलॉजी ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, जीनियोलॉजी ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टी की जीनियोलॉजी के बारे में बात करता है, अलग अलग रॉयल फैमिलीज के जीनियोलॉजी के बारे में बात करता है वंशानुचरिता। तो पुराण जो है ना दोस्त, वो इन चीजों पे बेस्ड है, इन 5 सब्जेक्ट के बारे में पुराण बात करता है। और पुराण 18 होते हैं, 18 मोस्ट फेमस पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पुराणों का जो स्टार्टिंग है ना, अभी हम पुराण के बारे में बात कर रहे हैं, पुराणों का जो स्टार्टिंग है वो अब आपको दिखेगा 1st सेंचुरी एडी से, मतलब 1st सेंचुरी एडी से जो है, इसके बाद ये पुराण जो है लिखना शुरू किए गए थे। तो काफी हम बोल सकते हैं कि काफी एक तरह से वेदों के बहुत बाद में पुराण आए, है ना। पुराणों का जो मेजर कंस्ट्रेंट था ये था कि पुराण जो है वो लोकल लोगों के लिए बनाए गए थे, लोकल पीपल के लिए, ताकि उनको भी समझ में आए, उनको वेद समझाया जाए स्टोरी के माध्यम से, है ना, अलग अलग कहानियों के माध्यम से उनको समझाया जाए कि आखिरकार वेदों में लिखा क्या है। जो भी आप कहानियां आज पढ़ते हैं भगवानों के बारे में, जैसे आप पढ़ते हैं विष्णु पुराण में, आप दशावतार के बारे में पढ़ते हैं विष्णु की, तो ये सब कहानियां हैं जो बनाई गई थी ताकि आपको समझाया जाए कि आखिरकार वेदों में लिखा क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्त, प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। पुराण में प्रॉब्लम यह है कि पुराण जो है वो मिक्सचर है हिस्ट्री का, हिस्ट्री और उसके साथ साथ मिथ का, माइथोलॉजी का मिक्सचर है। मतलब पुराण में हिस्ट्री तो है ही, लेकिन साथ में माइथोलॉजी भी है, और दोनों को अलग करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इसमें से सच्चाई, सच क्या है और झूठ क्या है, वो अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है पुराणों के लिए, है ना, समझ में आ रहा है। यही दिक्कत है पुराण में। बाकी पुराण जो है वो आम लोगों के, आम जनता के लिए जो है लिखा गया था। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है, ये बताइए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे महाकाव्य के बारे में, ठीक है, महाकाव्य। देखिए महाकाव्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाकाव्य को ही क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब महाकाव्य में हम 2 महाकाव्य पढ़ते हैं, एक है आपका रामायण, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा महाभारत, जिसको वेद व्यास ने लिखा था, ठीक। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। पहला कि रामायण जो है वह क्या है, यह हमारा ओल्डेस्ट एपिक है। सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, रामायण है, मतलब रामायण को पहले लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद महाभारत के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट एपिक। सबसे लंबा जो हमारा महाकाव्य है वो क्या है, महाभारत है। महाभारत के अंदर में आपको 1,00,000 श्लोक मिल जाएंगे, 1,00,000 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे महाभारत में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए महाकाव्य के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और आपको पढ़नी है, वो है उपवेद। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो पहले की क्लासेस, सॉरी पहले का जो पार्ट आपने देखा, ठीक है, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपको उपवेद पहले ही पढ़ा है। देखो यहाँ पे ऋग्वेद में उपवेद है, हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है, गांधार वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे धनुर्वेद क्या है, उपवेद है इसका। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो यहां देखोगे तो आपको दिखेगा अर्थशास्त्र। तो हर वेद का क्या है, हर वेद का अपना एक उपवेद है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है ना कि आजकल एसएससी का ट्रेंड थोड़ा सा देखोगे चेंज हुआ है, वो आजकल इंडियन फिलोसफी के जो स्कूल्स है उन पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे 6 इंडियन फिलोसफी स्कूल्स, इंडियन फिलोसफी स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर। अब इसमें आप देखोगे इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं षड दर्शन। क्या बोलते हैं, षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। देखिए तो पहला जो हमारा फिलॉसफी है, फर्स्ट फिलॉसफी जो है, बस नाम याद रखना है कि फाउंडर कौन थे, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। तो पहला जो हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल है वो क्या है, वो है सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन,
दूसरा जो हमारा स्कूल है उसको हम बोलते हैं योग दर्शन, बस नाम याद रखना है, और उसका फाउंडर कौन है। तीसरा कौन है, न्याय दर्शन। चौथा कौन है, वैशेषिका, वैशेषिका, ठीक है। पांचवा कौन है, मीमांसा फिलॉसफी, मीमांसा, ओके। और छठा कौन है, छठा है वेदांत, वेदांत। ये 6 फिलॉसफी है, और इनके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सांख्य फिलॉसफी जो है वो, उसके फाउंडर कौन थे, कपिला, कपिल मुनि। कपिला ने सांख्य फिलॉसफी का फाउंड किया। योगा आपको पता है, पतंजलि, नाम याद रखोगे, पतंजलि योग, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय में आप याद रखोगे गौतमा, गौतमा, इन्होंने न्याय का, न्याय दर्शन को दिया था, ठीक है। वैशेषिका की बात करते हैं तो वहां पे आपका आएगा कनद, कनद, ठीक है। और मीमांसा की बात करते हैं तो यहां पे आएगा जैमिनी, जैमिनी। और वेदांत, वेदांत है बद्रायणा, बद्रायणा। देखो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाता हूं। पहला, योग आपको याद रहेगा पतंजलि का, है ना। अब याद रखोगे कि जो न्याय है ना दोस्त, जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो गौतम करते हैं, गौतम बुद्ध करते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या बताया था, न्याय बताया था। गौतम बुद्ध न्याय के बारे में बात करते हैं, ऐसा ऐसा मान के चलो, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने न्याय के बारे में बात की, ऐसे बस अपना एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा लो कि गौतम बुद्ध ने न्याय के बारे में बात की, ठीक है। तो न्याय फिलोसफी जो है वो गौतम देंगे। 2 याद हो गए, है ना, 2 याद हो गए। अब एक बात और ध्यान रखो कि जब हम बात करते हैं मीमांसा की, तो मीमांसा का जो फिलोसफी है वो दिया था जैमिनी ने, ठीक है। मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी, एमजे, एमजे। अब आप एमजे, एमजे से कुछ भी ध्यान रख सकते हो, या तो आप या माइकल जैक्सन याद कर लो, या कुछ भी याद कर लो, लेकिन एमजे ध्यान रखो कि मीमांसा की फिलोसफी जो है वो जैमिनी ने दी थी, ठीक है। अब बच गए आपके सांख्य, वैशेषिका और वेदांत, ठीक है। सांख्य, वैशेषिका और वेदांत। देखिए सांख्य फिलोसफी की बात करते हैं तो वो कपिल ने दी थी, है ना, सांख्य फिलोसफी। अब इसको याद करोगे एसके से। एसके का मतलब जो आपने देखा होगा एस्पिरेंट्स, अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो उसमें आप देखोगे कि एक एसके नाम का जो है कैरेक्टर था उसमें। तो एसके, सांख्य कपिला, सांख्य कपिला, ठीक है। एसके साउंड भी कर रहा है सेम सेम, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आपका वैशेषिका, अब 2 बच गए, वैशेषिका बच गया, वेदांत बच गया। ये आपको याद, ये याद हो जाएंगे, वैशेषिका कनद, और आपका जो वेदांत है वो बद्रयाना। इसके ऊपर मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि क्या होगा कि फिर इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों वी से है ना, इसीलिए इसको आप याद कर लोगे। लेकिन बाकी जैसे योग जो है वो पतंजलि का है, एसके मतलब सांख्य कपिला, मीमांसा मतलब एमजे, मीमांसा जैमिनी, ठीक है। और न्याय तो मैंने बताया गौतम, न्याय गौतम, ठीक है। तो ये 6 इंडियन फिलोसफी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम आएंगे वैदिक, वैदिक लिटरेचर पे, या वैदिक पीरियड पे बोल सकते हैं, लिटरेचर ने कर लिया, ठीक है। वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। देखिए अब वैदिक पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं वो आपको बताता चलूंगा साथ साथ, और आप भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखो पहला बात कि वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या है, ये हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें देखो मैं 2 चीज बताऊंगा आपको, एक आपका लेटर वैदिक है और एक आपका वैदिक है, ठीक है। तो जब अभी मैं वैदिक बोल रहा हूं तो वैदिक को आप अर्ली वैदिक समझ के चलो, या मैं इसको लिख देता हूं, ये हम अर्ली की बात कर रहे हैं, ये हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से लगभग लगभग देखोगे तो 1000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। यहां तक ही वैदिक पीरियड है। अब वैदिक पीरियड के बारे में जितना चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको यहां बताऊंगा, फिर हम लास्ट में इसका इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कि आखिरकार वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में फर्क क्या था, ठीक है। देखो पहला बात कि अब देखोगे कि यहां पे वैदिक पीरियड में आपको मेंशन मिलता है हिमालयस का, यहां पे आपको हिमालयस का मेंशन मिलेगा, जिसको हिमवंत बोला गया। क्या बोला गया, हिमवंत बोला गया, ठीक है। ये हिमालय का मेंशन था। उसके बाद देखोगे तो यहां पे आपको हिंदू कुश माउंटेन जो है भारत में, भारत के जो हिंदू कुश माउंटेन्स है उनका भी आपको यहां पे मेंशन मिलता है। और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मुंजावंत। क्या बोला गया है, मुंजावंत बोला गया। ये सब अर्ली वैदिक पीरियड की बातें हो रही है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड है, देखो अर्ली वैदिक बोले चाहे ऋग वैदिक बोले दोनों सेम ही होता है, ठीक है। ऋग वैदिक भी उसी को बोलते हैं। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो इसमें जो है ना, इसमें 40 रिवर्स का मेंशन है, 40 नदियों का इसमें मेंशन किया गया है, 40 रिवर्स के बारे में, ठीक है। 40 रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ऋग्वेदिक पीपल जो है वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे,
इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है कि आर्यन वो थे कि नहीं थे, वो कंट्रोवर्शियल है, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ध्यान रखोगे ऋग्वेदिक पीपल जो है अपने आप को क्या बोलते थे, आर्यंस बोलते थे, है ना। और ये बेसिकली ये रहते कहां थे, ये आर्यन रहते कहां थे, ये रहते थे सप्त सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में। अभी सप्त सिंधु मैंने बताया था लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स वाले रीजन में रहते थे, इसलिए अपने आप को बोलते थे कि हम सप्त सिंधु रीजन में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये सप्त सिंधु के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगी इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। यहां पे आपको 5 ट्रिब्यूटरी मिलेगी किसकी, इंदस की। ठीक है, सतलज। अब तो शुरुआत करते हैं चेनाब से, इनके पुराना नाम पहले समझेंगे। देखो चेनाब को हम लोग बोलते हैं अस्किनी, क्या बोलते हैं, अस्किनी बोलते हैं चेनाब को। आप चिंता मत करो, उसके बारे में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं नाम क्या होता है। ठीक है, अगर बोलेगा इंदस को क्या बोलते हैं, इंदस को बोलते हैं सिंधु, इंदस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंधु। ठीक है, उसके बाद आता है, एक बात याद रखना कि उसके बाद हम बात करेंगे 20 के बारे में। ठीक है, 20 के बारे में, तो 20 को क्या बोलते हैं, 20 को बोलते हैं विपस। ठीक है, सतलज को बोलते हैं शुतुद्री, क्या बोलते हैं, शुतुद्री। रावी को बोलते हैं परुषणी, परुषणी। और झेलम को बोलते हैं वितस्त, वितस्त। अब याद कैसे करेंगे, देखो याद करने के लिए एक बात ध्यान रखो, आपको अल्फाबेट की सीरीज याद है, ABCD A to Z, आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जो जो अल्फाबेट नजदीक है वो एक दूसरे के सेम नाम है। इसका मतलब क्या है सर, देखो ABC, अस्किनी और चेनाब। अगर चेनाब पूछेगा तो उसका सेम नेम किसका, एक किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा, अस्किनी और चेनाब। देखो सेम कहीं पे और है नहीं, तो आप आराम से इसको लगा सकते हो, अस्किनी और चेनाब, AC बन गया, AC। उसके बाद ध्यान रखोगे कि 20 और विपस, 20 और विपस सेम सेम साउंड करता है, 20 और विपस सेम सेम साउंड करता है, तो 20 विपस एक दूसरे का सेम नाम हो गया। सतलज S से, शुतुद्री S से, और अगेन बन जाएगा। अब आया रावी और परुषणी, RP, पबजी खेला होगा तो उसमें RP होता है, तो RP से ध्यान रखोगे, रावी और परुषणी, रावी और परुषणी। ठीक है, RP। और झेलम का हो जाएगा वितस्त, JV, है ना, या VJ बोल सकते हो, आसपास यही पढ़ते हैं, तो झेलम का हो जाएगा वितस्त। ठीक, तो इस तरह से आप पांचों नदियों के जितने भी पुराने नाम है उसको याद कर सकते हो, और इंदस को क्या बोलते हैं, सिंधु। तो ये नदियों के बारे में क्या है, इन नदियों के बारे में वहां पे मेंशन किया गया है आपके अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसमें आपको 5 नदियां मिलती हैं, 6 नदियां मिलती हैं, इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद वैदिक पीरियड में और क्या क्या बातें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक और बात होती है कि अब इसमें से एक बात और पूछ सकता है कि आखिरकार किस नदी के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन है, किस नदी के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है। तो आप याद रखोगे कि जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जो सरस्वती नदी है उसको सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है कहां पे, ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी, ये भी उस टाइम पे एक नदी बहती थी। अब आज हम लोग ये मानते हैं कि यह नदी जो है लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 राजन वॉर के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 राजन का युद्ध। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं आपको बताता हूं, 10 राजन का युद्ध या वॉर बोल सकते हो। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसके बारे में ले जाके आपसे आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पे हुआ था, तो ये रिवर रावी पे हुआ था। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। पहला कि ये कहां हुआ था, तो ये बैंक ऑफ परुषणी पे हुआ था। परुषणी मैंने आपको बताया ये रावी का पुराना नाम है, तो ये रावी नदी के ऊपर जो है ये उसके बगल में ये हुआ था। ठीक है, 10 राजन का युद्ध। ठीक है, इसमें लड़ाई किसकी से बीच में हुई थी, तो आप देखोगे तो एक सुदास थे, सुदास, ठीक है, जो कि भारता किंग थे, त्रितुस फैमिली के। ठीक है, और यहां पे एक जगह पे 10 किंग्स का क्या था, 10 किंग्स का समूह था, एक ग्रुप था। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों में फाइट होती है, फाइट होने के बाद जो सुदास है वो जीत जाते हैं, ये विन कर जाते हैं और ये लूज कर जाते हैं।
ठीक है, यही कहानी है पूरी, इसको आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में कि आखिरकार उनकी पॉलिटी किस तरीके से थी, किस तरह की पॉलिटी थी, है ना, कैसी पॉलिटी थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पॉलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से वहां पे ग्रुप्स बने हुए थे। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं दोस्त, ये सारी की सारी बातें क्या हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड की बातें हैं। ठीक है, पॉलिटी में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात यह है कि आखिरकार लोएस्ट यूनिट क्या थी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, आज आज हम बात करते हैं तो हमारी लोएस्ट यूनिट क्या है, हम एक फैमिली है। एक फैमिली जो है वो सबसे लोएस्ट यूनिट है। उस टाइम भी क्या था, एक कुल था जिसको हम बोलते हैं फैमिली। कुल को क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। और ये उस टाइम की लोएस्ट यूनिट हुआ करती थी, या बेसिक यूनिट बोल सकते हैं सोसाइटी का, वो कुल था। ठीक है, कुल के ऊपर बात करते हैं तो कुल के ऊपर एक ग्राम होता है। आज हम ग्राम को एक गांव बोलते हैं, है ना, उस टाइम भी एक ग्राम होता था। ओके, ग्राम के ऊपर होता था विस, और विस के ऊपर होता था क्या, जन, और जन के ऊपर राष्ट्र। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र, ये हायरार्की थी उस टाइम की पॉलिटी की। मतलब सोसाइटी में लोग इस तरह से रहा करते थे। सबसे नीचे कुल था, उसके ऊपर ग्राम, मतलब बहुत सारे कुल मिलके एक ग्राम बना रहे हैं, बहुत सारे ग्राम मिलके एक विस बना रहे हैं, बहुत सारे विस मिलके एक जन, और बहुत सारे जन मिलके एक राष्ट्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर ग्राम का मतलब क्या होता है, विलेज, है ना, मैंने बताया आपको कि ग्राम का मतलब विलेज होता है, गांव होता है। तो बहुत सारे फैमिली जब रहेंगे एक जगह पे तो विलेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम बात कर सकते हैं कि इस, एक मिनट, अगर मैं इसको ना, इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा मैं इरेज करता हूं, एक मिनट रुको, इसको हम नए पेज पे ना फिर से लिखते हैं ताकि पढ़ने समय आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। चलो इसको नए पेज पे करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, देखो इसमें मैंने पहला क्या बताया, पहले मैंने बताया हायरार्की। हायरार्की क्या थी, तो सबसे नीचे कौन, सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर थे आपके राष्ट्र, है ना, सबसे ऊपर कौन था, राष्ट्र था। राष्ट्र के बाद गण हो जाएगा, सॉरी जन हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पे जन हो जाएगा। ठीक है, जन के बाद कौन, आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ रिपीट करो, जन के बाद कौन, जन के बाद कौन, जन के बाद क्या होगा, विस हो जाएगा, विस के बाद क्या होगा, ग्राम हो जाएगा, और ग्राम के बाद क्या होगा, ग्राम के बाद आपका कुल हो जाएगा, जो कि फैमिली का यूनिट है। ठीक है, ये आपकी हायरार्की थी। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं, तो पॉलिटी में आप देखोगे कि ये जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। आखिरकार जो सोसाइटी थी, क्या वो पेट्रियार्कल थी, क्या वो मेट्रियार्कल थी, क्या वो इगैलिटेरियन थी। ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी इक्वल थी। पेट्रियार्कल का मतलब जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, कि जहां पे मेल का डोमिनेंस था। मेट्रियार्कल का मतलब होता है कि वहां पे फीमेल डोमिनेंस थी। तो आखिरकार सोसाइटी कैसी थी, ये बात पूछी जाती है। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम मानते हैं कि ये इगैलिटेरियन सोसाइटी ही थी। इगैलिटेरियन, देखो वर्ना सिस्टम के बारे में बात समझ में आता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सोसाइटी इगैलिटेरियन थी। वुमेन का सिचुएशन अच्छा था और सब कुछ इक्वल था। यहां पे अभी तक में देखेंगे तो मेल का डोमिनेंस नहीं आया था, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, उसके बाद क्या यहाँ पे मोनार्की थी, क्या ये रिपब्लिक था? तो यहाँ पे मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहां पे किंग क्वीन का रूल होता है। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जब किसी बड़े क्षेत्र में इलेक्शन करके किसी को खड़ा किया जाए, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। लेकिन जब राजा रानी रूल करते हैं, उसको बोलते हैं मोनार्की। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया एक रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ द कंट्री है ना, वो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है? लेकिन ब्रिटेन जो है जो इंग्लैंड है, वो क्या है, वो एक मोनार्की है, क्योंकि वहां पे किंग क्वीन का रूल है। समझ में आ रहा है? तो ये फर्क होता है। तो मोनार्की था वहां पे अर्ली वैदिक पीरियड में। क्लियर? राष्ट्र को जो रूल करते थे, राष्ट्र के रूलर होते थे किंग। ठीक है, राष्ट्र के रूलर होते थे कौन, किंग। किंग रूल कर रहे हैं। ठीक है, किंग को हम लोग और क्या बोलते हैं, किंग को हम लोग राजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजन बोलते हैं किंग को। ठीक है, ये टर्म जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक बात पूछ सकता है कि ये बताओ, क्या वहां पे प्रीमोजिनेचर का एक मतलब जो लॉ था वो यूज होता था क्या? क्या वहां पे प्रीमोजिनेचर था? तो अगर हम बोलेंगे तो हाँ, प्रीमोजिनेचर था। प्रीमोजिनेचर का मतलब क्या होता है, प्रीमोजिनेचर
नेचर, प्रिमोजिनेचर का मतलब होता है कि जब राजा मर गया तो उसका बेटा जो है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, प्रिमोजिनेचर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं तो कुछ और टर्म, कुछ और मिनिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मिनिस्टर्स या टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है पुरोहिता। पुरोहिता का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट। जो वहां पे पंडित होता होगा उसको बोलते हैं पुरोहिता। ठीक है, डोमेस्टिक प्रीस्ट होता था। और इसका ये जो है ये फर्स्ट रैंक्ड ऑफिशियल था। फर्स्ट रैंक्ड ऑफिशियल कौन था, पुरोहिता हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम एक बात पढ़ते हैं तो एक और आपका आता है सेनानी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, सेनानी। ठीक है, सेनानी कौन था, ये आर्मी चीफ हुआ करता था उस टाइम पे। आर्मी का चीफ होता था सेनानी। एक और होता है, क्या नाम है, ग्रामानी। ग्रामानी, ग्रामानी कौन होता है, ये हेड ऑफ विलेज होता है। हेड ऑफ विलेज होता है ग्रामानी। इस तरह से आपको विस्पति मिल जाएगा जो हेड ऑफ विस होगा, है ना, विस्पति। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे टर्म थे। क्लियर, कई सारे टर्म थे। अब एक आध बात मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं आपको समझाता हूं। जब पूछेगा कि कुल का हेड कौन होता था, आखिरकार जो कुल है उसका हेड कौन है, तो कुल के हेड को बोलते थे कुलापा। कुलापा, ये हम बात कर रहे हैं हेड के बारे में, कुल का हेड कुलापा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि अगर बताओ ग्राम का हेड कौन होता था, तो ग्राम का हेड ग्रामानी। ठीक है, ग्रामानी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा विस का हेड, तो मैंने बताया आपको विस्पति। विस्पति कौन है, विस्पति जो है वो विस का हेड है। ठीक है, और मान लो उसके बाद आपको पूछेगा कि जन का हेड कौन होता है, जन का, तो जन का होता है गोपा। गोपा या गोपति बोल सकता है। देखो मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप खुद से नोट बना सकते हो। वैसे आपको ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र का मैंने आपको बताया राजन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से जो हायरार्की है, जैसे हायरार्की 1 है, बेसिक यूनिट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। तो इसको रूलर को या हेड को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट और क्या बनेगा। अब बात करते हैं असेंबलीज की। इस टाइम पे कई सारी असेंबली भी हुआ करती थी। थोड़ा एक पेज ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलो बात करते हैं असेंबलीज की। जो इंपॉर्टेंट असेंबली है, देखो ये कौन सा था नंबर, नंबर 4। असेंबलीज, ठीक है। अब असेंबली में देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पे आपको मिलेगा सभा समिति, एक मिलेगा सभा, एक मिलेगी समिति, और एक मिलेगा विदत, और एक मिलेगा गण। ये चार आपको यहां पे असेंबलीज मिलेंगी, चार असेंबलीज मिलेंगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो सभा क्या है। एक्चुअली देखो सभा का मतलब क्या है ना, सभा का मतलब जहां सभ्य लोग आते हैं। समझो मैट्रिक बता रहा हूं, सभा का मतलब जहां पे सभ्य लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जहां आते हैं उसको बोलते हैं सभा। ठीक, समिति क्या है फिर, है ना, फिर ये भी क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार समिति क्या है। ठीक है, तो समिति के बारे में बात करते हैं। समिति का मतलब एक ऐसी असेंबली जहां पे सारे अलाउड है। ओके, एवरी वन अलाउड, एवरी वन अलाउड। समिति, समिति में सभी कोई आ रहे हैं। ठीक है, और विदत और गण उस टाइम के और दो क्या थे, और दो उस टाइम पे मतलब जो असेंबलीज है हुआ करती थी। क्लियर है। अब अगर ये पूछेगा कि ये बताओ कि किंग के आर्बिट्री एक्शन, मतलब किंग जो एक्शन ले रहा है उस पर ध्यान कौन रखेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो असेंबली थी वो सभा और समिति ही हुआ करती थी। किंग के सारे एक्शन पे सभा समिति ही ध्यान रखती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पे जो है क्राइम्स। उस टाइम पे क्राइम्स हुआ करते थे क्या, तो क्राइम होते थे दोस्तों, कौन कौन से क्राइम होते थे। क्राइम में बात करते हैं तो एक बात करेंगे थेफ्ट, मतलब चोरी, बर्गलरी, घर से चोरी करना, बर्गलरी। ठीक है, कैटल स्टीलिंग, कैटल स्टीलिंग मतलब पशु की चोरी करना, कैटल स्टीलिंग, ये भी उस टाइम पे ये था। चीटिंग, ठीक है, चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, तो ये भी उस टाइम पे क्राइम था।
तो ये सब क्या था, उस टाइम पे क्राइम हुआ करता था। ठीक, अब हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आखिरकार उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। ये सब अर्ली वैदिक पीरियड है, सोसाइटी ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। पहला चीज देखो, सोसाइटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वहां पे 4 वर्ण हुआ करते थे, है ना। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो, मैं चाहता तो मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ा सकता था, है ना, किसी किताब की मैं पीडीएफ ले आऊं पढ़ा दूं, बहुत इजी है। लेकिन मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ साथ देखो और लिख लिख के याद करो। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखोगे तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आराम से पढ़ भी पाओगे। इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के उस टाइम पे वर्ण हुआ करते थे। सोसाइटी को में डिवाइड किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी दोस्त कि डिवीजन तो था, लेकिन डिवीजन था कि ऐसा था कि मान लीजिए मैं खुद एक क्षत्रिय हूं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाने में ज्यादा है, टीचिंग में ज्यादा है, वेदों को पढ़ने में ज्यादा है, तो वो ब्राह्मण बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या चाहता है। तो यहां पे ये जो 4 वर्ण आप देख रहे हैं, एक्चुअली में ये बाई बर्थ नहीं है। अभी क्या है, अभी ये जो 4 वर्ण आप देख रहे हो, ये बाई बर्थ नहीं है। ठीक है, ये इंडिविजुअल चॉइस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस। इंडिविजुअल चॉइस, आप जो चाहे आप बन सकते हैं। आपका मन है कि आप एक अच्छे अच्छे वॉरियर हैं, अच्छा लड़ते हैं, तो क्षत्रिय बन जाइए। बिजनेस करने का मन है तो वैश्य बन जाइए। एक ही परिवार में कई सारे वर्ण के लोग हो सकते हैं, ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट यहां पे बातें और क्या आती है, एक आता है वुमेन का कंडीशन। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में आखिरकार वुमेन का कंडीशन कैसा था, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बात याद रखोगे कि इस टाइम पे नियोग मैरिजेस क्या थे, नियोग मैरिजेस। ठीक है, नियोग मैरिजेस अलाउड थे। अब आखिरकार ये नियोग मैरिजेस क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखो नियोग मैरिजेस क्या होते हैं। देखो, नियोग का मतलब क्या होता है कि एक विडो जो है, मतलब जो एक विधवा महिला है, एक विडो जो है, वो अपने यंगर ब्रदर मतलब यंगर ब्रदर जो मतलब हस्बैंड का जो छोटा भाई है, ठीक है, उससे शादी कर सकती है। ठीक है, तो क्या है इस नियोग का मतलब कि विडो विडो कैन मैरी यंगर ब्रदर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड। डिसीज का मतलब अगर हस्बैंड मर चुका है, डिसीज्ड हस्बैंड के छोटे भाई से शादी हो सकती है। तो ये नियोग प्रथा है जो उस टाइम पे चलती थी। इसका मतलब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी बहुत ओपन है उस टाइम पे, है ना। सोसाइटी जो है वो काफी ज्यादा ओपन देखने को मिलती है आपको अर्ली वैदिक पीरियड। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पता होगा क्या होता है ना। ब्राह्मण का मतलब वैसे लोग जो टीचर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। क्षत्रिय का मतलब वैसे लोग जो वॉरियर क्लास के होते हैं। वैश्य का मतलब जो बैंकर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और शूद्र का मतलब जो बेसिकली दूसरों के यहाँ काम वाम लेबर का टीचिंग का काम करते हैं, उनको शूद्र बोलते थे। इनमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त कि शूद्र का मतलब ये नहीं होता है कि वो अनटचेबल थे। हम अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि शूद्र अनटचेबल थे, ऐसा नहीं। शूद्र अनटचेबल नहीं हुआ करते थे, है ना। शूद्र क्या थे, शूद्र अनटचेबल नहीं थे। शूद्र 4 वर्णों में से एक वर्ण थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इन वर्णों में जो नहीं आते हैं उनको बोला गया था कि वो अनटचेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रही। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं क्या वहां पे चाइल्ड मैरिज थी, क्या वहां पे चाइल्ड मैरिज होती थी, चाइल्ड मैरिज होती थी। तो आप देखोगे कि वहां पे चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि चाइल्ड मैरिज हो, तो चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती है, हम ये मानते भी नहीं है। हाँ, उसके बाद जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को जाएगी, बेटी को, तो ये बाई डिफॉल्ट बेटे को जाती थी। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की का थोड़ा सा आपको सेंस देखने को मिलेगा, है ना, कि फादर की प्रॉपर्टी जो है वो बेटे को जा रही है, सन को जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि काव को, यहां पे काव जो है वो सैक्रेड है। काव क्या है, काव है सैक्रेड।
काउ को बोला गया है, काउ क्या है? काउ है अघन्य। काउ को अघन्य बोला गया है। अघन्य का मतलब नॉट टू बी किल्ड, नॉट टू बी किल्ड, नॉट टू बी किल्ड, मारना नहीं है। काउ यहां पे सैक्रेड हो चुकी है। ठीक है, अगर आप बेसिकली काउ को मारते हो, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, काउ को किल करते हो, तो डेथ पनिशमेंट थी उस टाइम पे, डेथ पनिशमेंट दी जाती थी अगर आप काउ को किल करते हो तो, पेनल्टी है ये। क्लियर है? उसके बाद सिक्स्थ बात करते हैं, तो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स उस टाइम पे होती थी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसमें आप दो नाम देखोगे, एक है सोम, ठीक है, एक है सूर। सोम और सूर, ये दो तरह की यहां पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हुआ करती थी। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर था, है ना। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और पैस्टोरल एक्टिविटीज होती थी। बेसिकली देखो, ये लोग जो आर्यंस थे ना, जो आर्यंस थे, आर्यंस वेर नोमैड्स, नोमैडिक लोग थे, नोमैडिक थे। पैस्टोरल, पैस्टोरल मतलब कि अपने जो मवेशी होते हैं उनको चराते थे, ठीक है, तो पैस्टोरल एक्टिविटीज ये करते थे, पैस्टोरल एक्टिविटीज करते थे। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा, फिर भी लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर वॉज देयर, एग्रीकल्चर होता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, क्लियर है इतना बात? तो इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और लास्टली हम बात करते हैं वुमेन कंडीशन पे, वुमेन कंडीशन पे, तो वॉज वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं वेरी गुड, क्योंकि देखोगे तो जो चारों चारों समितियां हैं, जो चारों असेंबलीज है, सभा समिति, विद्वतगण, सब में वुमेन को एंट्री अलाउड थी, सब में वुमेन जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो आप देखोगे कि सोसाइटी में भी देखोगे तो नियोग प्रथा है, चाइल्ड मैरिज नहीं है ना, जबरदस्ती किसी की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें आप देखोगे कि वुमेन को बेटर बना, वुमेन का कंडीशन क्या करती है, बेटर बनाती है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी आपकी पॉलिटी की बात। अब हम आते हैं रिलीजन पे, कि आखिर इस टाइम का रिलीजन कैसा था, किस किस रिलीजन को मानते थे, है ना, किन भगवानों की पूजा करते थे, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्लियर? अब देखोगे तो पहला तो यहां पे देखोगे कि तो आपको मिलेगा नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा हम लोग आज भी करते हैं, उस टाइम पे भी लोग किया करते थे, नेचर वर्शिप था। फायर को ये लोग सेक्रेड मानते थे, फायर वॉज सेक्रेड। ठीक है, फायर वॉज सेक्रेड। क्लियर है? तो मतलब अग्निदेव की पूजा ये लोग बहुत ज्यादा करते थे, है ना। नियरली आप देखोगे तो 33 गॉड्स का मेंशन है, 33 गॉड्स का मेंशन है यहां पे, 33 गॉड्स मेंशन किए गए हैं। ओके, इन 33 गॉडों में देखोगे तो तीन तरह के गॉड होते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल गॉड, एक है टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहते हैं, है ना, एक है एरियल, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, और एक है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब जो गैलेक्सी ब्रह्मांड के ऊपर है, सेलेस्टियल गॉड। तीन तरह के गॉड होते थे। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल में जो आपको गॉड मिलते हैं जो जमीन पे रहते हैं, किन गॉड्स के, जो जमीन पे रहते हैं, तो इन गॉड्स में देखोगे तो आपका एक तो पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, एक अग्नि आ जाएगा, एक सोम आ जाएगा, ठीक है, सोम। उसके बाद देखेंगे तो रिवर्स वगैरह आ जाएंगे। एरियल में हम बात करते हैं जो आसमान में रहते हैं, आसमान में कौन रहते हैं, इंद्र रहते हैं, इंद्र आ जाएंगे। वायु, वायु आ जाएगा, है ना। उसके बाद रुद्र, रुद्र आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके एरियल गॉड्स हैं। सेलेस्टियल गॉड मतलब जो ब्रह्मांड में रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम आप देखोगे तो सूर्य हो जाएंगे, सूर्य बहुत ऊपर है, सूर्य हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य के 5 फॉर्म्स भी होते थे। उसके बाद देखोगे तो वरुण, अदिति, अदिति। ठीक है, तो ये सारे गॉड्स जो हैं वो आपको दिखेगा कि आप इसमें और याद रखो, अश्विन है, अश्विन, ठीक है, और उषा। तो ये पांचों गॉड जो है वो आपको सेलेस्टियल गॉड देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर अगर हम बात करते हैं, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है, मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर गॉड की बात करते हैं जब हम इस पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में। तो इस टाइम पे तो देखोगे वाया, वाया, वाया का मतलब क्या है, वाया का मतलब वी फॉर क्या है, वी फॉर वरुण, आई फॉर इंद्र, और ए फॉर अग्नि।
ये 3 मोस्ट पॉपुलर गॉड थे उस टाइम के, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा पूजा इनकी होती थी, वरुण की, इंद्र की और अग्नि की। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कितने मंत्रा किसको डेडिकेट किए गए हैं, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। तो याद रखेंगे कि इंद्र की बात करते हैं तो लगभग 250 हाइम जो है वो इंद्र को डेडिकेट किए गए हैं। अग्नि की बात करते हैं तो कम से कम 200 हाइम जो है वो अग्नि को डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि रीत क्या होता है, व्हाट इज रीत। ठीक है, क्या पूछेगा, व्हाट इज रीत। रीत का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो रीत का मतलब क्या होता है, रीत का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर को क्या बोलते हैं, रीत बोलते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया आपको रीत क्या होता है, रीत को बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, वरुण मतलब समझे ना, वरुण का मतलब होता है पानी। ठीक है, इंद्र का मतलब तो जान रहे हो, और अग्नि का मतलब होता है आग। ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक, सन गॉड मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद देखो सोम, जब हम बात करते हैं सोम की ना, तो सोम जो है ये हमने बात की थी सोम भगवान की, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल भगवान है सोम। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो सोम के बारे में जब बात करते हैं, सोम ये आपको 9th मंडल में देखने को मिलते हैं। 9th मंडल में किसके, ऋग्वेद की, ऋग्वेदा के। यहां पे आपको सोम का मेंशन मिलेगा, है ना। सोम का मेंशन, सोम एक्चुअली में एक भांग जो होती है ना, भांग, उसी को हम सोम बोलते हैं। भांग के पौधे से ही सोम निकलता है, तो ये सोम बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक होता है। ठीक है, और ये 9th मंडल में मिलेगा किसी ऋग्वेदा के। क्लियर है। और इसमें आपको 114 हाइम्स ऐसे हैं, मतलब 114 हाइम्स ऐसे हैं जो आपके सोम को डेडिकेट किया गया। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि क्या इस टाइम पे एनिमल वर्शिप थी कि नहीं, है ना। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इस समय पे एनिमल वर्शिप यानी कि पशु की जो पूजा होती है वो होती थी कि नहीं होती थी, पशु पूजा। तो बताइए क्या बोलेंगे। तो आप देखोगे कि देखो गॉड्स को एनिमल्स की तरह यहाँ पे विजुअलाइज किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या यहाँ पे पशु पूजा होती थी, तो हम ये मानते हैं कि पशु पूजा नहीं होती थी। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, नो एनिमल वर्शिप। हमें एविडेंस नहीं मिलता है किसी एनिमल वर्शिप का। जब मैंने आपको इंडस वैली पढ़ाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे एनिमल की पूजा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एनिमल की वर्शिप नहीं हो रही है, नो एनिमल वर्शिप। सो अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि आखिरकार ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी कैसी होती थी। ठीक है, तो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। चलो, मैंने आपको बताया था ये फाउंडेशन क्लास है, मैं ऐसे ही लेके चलूंगा आपको बिल्कुल स्लो, और मतलब एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा क्लास में ही। ठीक है, ताकि आपको कोई किताब नहीं पढ़नी पड़े। देखो इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा बस। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो लैंड नहीं थी। अगर पूछकर लैंड थी तो लैंड नहीं थी, लैंड के बदले हम लोग बात करते हैं तो कैटल जो है, कैटल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैटल वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंड जो है वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं थी, इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये वैदिक पीपल जो है, ये इन लोगों को कैट के बारे में पता था, कैट के बारे में पता था इन लोगों को। कैमल के बारे में इनको जानकारी थी, कैमल के बारे में भी जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद लायन, एलिफेंट, एलिफेंट, इन लोगों के बारे में, इन चीजों के बारे में इनको जानकारी थी। ये एनिमल्स नोन थे। ठीक है, ये क्या थे, नोन एनिमल्स थे, नोन एनिमल्स थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, इन लोगों को इनके बारे में पता था। ठीक है, ये नोन एनिमल्स थे। उसके बाद ट्रेड वगैरह के बारे में ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, तो उनके उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट चीज आप ध्यान रखोगे कि इसी टाइम पे क्या है आपका ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर भी बोलते हैं इसको। इस टाइम पे क्या है कि ऑकर कलर्ड पॉटरी बेस टाइम पे यूज हो रही है। ठीक है, इसी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ओसीपी कल्चर बोलते हैं, ओसीपी कल्चर भी बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1000 बीसी, ये भी इसका टाइम पीरियड है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। मेडिसिनल चीजें यहां पे होती थी, इतना ध्यान रखोगे, है ना। हाँ, एक बात इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉइन्स वर नॉट नोन, कॉइन्स वेर नॉट नोन, कॉइन्स के बारे में इनको जानकारी नहीं थी उस टाइम पे। कॉइन्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, कॉइन्स हमें देखने को
नहीं मिलते हैं। बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम ही हुआ करता था, बार्टर सिस्टम। और गाय को मतलब गाय को खरीद बेच के गाय को ही दे रहे हैं, गाय को ही खरीद रहे हैं, कैटल को ही खरीद बेच के काम होता था यहाँ पे, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, क्लियर? तो ये थी आपकी कंप्लीट अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में और समझेंगे कि आखिरकार दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, उनके बारे में हम एक थॉरो रिवीजन लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके टाइमलाइन से। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन था वो अराउंड 1500 से 1000 बीसी तक था। लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तो इसकी टाइमलाइन क्या होगी? 1000 बीसी से लेकर आप देखोगे कि 600 बीसी तक इसकी टाइमलाइन होगी। अब एक्चुअली में देखो 600 बीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम से ही आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस होगा और 600 बीसी के बाद से ही महाजनपद का पीरियड शुरू होगा। तो इसके पहले तक की है तक की ही टाइम को हम क्या मानते हैं कि ये टाइम जो है वो लेटर वैदिक पीरियड का है। अब जितनी बातें हमने अभी करी हैं, जैसे आप देखोगे कि ऋग वैदिक सोसाइटी के बारे में हमने बात करी, यहाँ के क्या इनमें क्या क्या मेंशन है उनके बारे में, 10,000 वॉर के बारे में, ओके, यहाँ के सोसाइटी के बारे में हमने बात की, यहाँ की पॉलिटी के बारे में हमने बात की, ठीक है, और यहाँ के रिलीजन के बारे में बात की। अब इकोनॉमी के बारे में बात की। अब इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के समय पे और देखेंगे कि आखिरकार क्या डिफरेंसेस थे, क्या अलग था लेटर वैदिक पीरियड में और ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड अच्छा था या बुरा था, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, इन चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया की। देखो ज्योग्राफिकल एरिया कहीं ना कहीं देखोगे तो मतलब मिड मिड जो इंडिया का मिड एरिया है, यानी कि देखोगे तो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसी एरिया में आपको लेटर वैदिक पीरियड जो है देखने को मिलता है ना। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये जो एरिया है पूरा, है ना, इसमें आपको लेटर वैदिक पीरियड का जो पूरा जो पॉपुलेशन है वो रहने लायक आपको मिलेगा। ठीक है, देखो अब कुछ फैक्चुअल बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जहां भी लेटर वैदिक पीरियड के लोग रहते थे उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आर्यवर्त। क्या बोलते थे? आर्यवर्त बोलते थे, है ना। तो उसको बोलते थे, एक सेकेंड, हाँ, उसको बोलते थे आर्यवर्त। ठीक है, जहां पे भी लेटर वैदिक पीरियड के लोग रहा करते थे उसको क्या बोलते थे? आर्यवर्त। ओके, अब एक बात समझना, यहां पर हम जब बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे इंडस के बारे में बात नहीं करेंगे। दोनों में पहले तो फर्क समझना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या था। तो ये आपको मैंने थंबनेल पे दिखाया भी था और मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। देखो दोनों में फर्क समझो पहले। देखो इन दोनों मैप्स को ध्यान से देखो। इन दोनों मैप में देखोगे तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो मैपिंग है वो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे है इंडिया के, जहां पे इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं, है ना, परुषणी है, विपस है वगैरह। लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तो इस पीरियड में देखोगे तो ये पूरा जो पॉपुलेशन है वो यहां से यहां शिफ्ट कर चुका है और अब ये मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के रीजन में, है ना। तो यहाँ पे जो रिवर्स मिलेंगी वो भी क्या होगी? वो भी अलग होगी। यहाँ पे जो रिवर्स मिलेंगी वो भी क्या होंगे? अलग होगी। अब हम इंडस की बात ना करके अब हम नर्मदा की बात करेंगे, तापी की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो रिवर्स में चेंज आ जाएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रहते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? आर्यवर्त का रीजन बोल रहे हैं। दूसरा रिवर्स का यहां पे मेंशन मिलेगा, जैसे कि नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, जो भी बेसिकली मध्य प्रदेश में जो नदियां बहती हैं, चंबल की बात करते हैं, ये सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा है? ओके, चलो उसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं पॉलिटी पे कि आखिरकार इस टाइम की पॉलिटी कैसी हुआ करती थी और क्या डिफरेंस था। पहले तो वो समझेंगे डिफरेंस क्या था इनमें। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं पॉलिटी की तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, वो दिखेगी लार्ज किंगडम। जब आपको याद होगा हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा, उसमें हमने देखा कि पॉलिटी में आप देखोगे तो कुल, कुलापा, है ना, ग्राम, ग्रामिणी, विस्पति, जन गोपत, गोपति या फिर गोपा, राष्ट्र, राजन, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है हायरार्की में। लेकिन अब देखोगे तो आपको लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े किंगडम यहाँ बना शुरू हो जाएंगे, लार्ज किंगडम या लार्ज टेरिटरी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो मेन पैसा था, वेल्थ था, उस टाइम पे वो काउ था या कैटल था। लेकिन यहां पे देखोगे कि लैंड जो है वो आपका मेन वेल्थ बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ क्या बन जाएगा? लैंड। मतलब पहले जो लड़ाइयां हो रही थी वो हो रही थी आपके कैटल के लिए, लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो होगी जमीन के लिए, लैंड के लिए, और यहां से लैंड का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद कुछ फंक्शनरी, कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, या फंक्शनरी बोल सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फंक्शनरी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कोई जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि देखोगे तो यहाँ पे आपका पुरोहिता है, सेनानी है, ग्रामनी है ना। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी, अब कई सारे और मिनिस्टर्स आ जाएंगे। जैसे एक मिनिस्टर होता है, इसको बोलते हैं भागदुघा, भागदुघा, इसको दुग्गा या दुधा जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या करता था, ये कलेक्टर ऑफ टैक्सेस है, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करना इसका काम है, भाग दुग्गा। ठीक है, सेकंड में बात करेंगे तो एक आता है सूता, सूता नाम का ऑफिसर हुआ करता था। अब ये क्या था, ये चैरियोटर था। ठीक है, चैरियोटर था। ठीक है, थर्ड में आते हैं, थर्ड में आएगा आपका क्षत्रिय। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। थर्ड में क्या होगा, क्षत्रिय। ठीक है, अब क्षत्रिय का काम क्या था, क्षत्रिय, इसको हम लोग चैम्बरलेन बोलते हैं, चैम्बरलेन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा देखोगे फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ आता है अक्षवपा, अक्षवपा। देखो और भी कई सारे थे, लेकिन आपको मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। तो कोरियर के बारे में पूछेगा तो अक्षवपा हो जाएगा, कोरियर सर्विस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है लेटर वैदिक पीरियड के। क्लियर है, ओके। और बाकी देखोगे तो इस टाइम पे और क्या होगा, इस टाइम पे आप देखोगे तो सेनानी, मैंने पढ़ाया था आपको, सेनानी जो मिलिट्री हेड होता है, और ग्रामानी जो ग्राम का हेड होता है, ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे, है ना। ग्रामानी और सेनानी जो है कंटिन्यूड, ये दोनों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनका रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इनका रोल अभी भी चल रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। देखो चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं तो और क्या क्या, और तीन चार टर्मिनोलॉजी इसमें देखने को मिलती है। एक आपको मिलेगा अधिकृता, पूछेगा अधिकृता कौन है, हु इज अधिकृता। तो अधिकृता का मतलब क्या होता है, ये विलेज ऑफिशियल्स थे। ठीक है, क्या थे, विलेज के ऑफिशियल्स थे, कौन, अधिकृता, अधिकृता। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन, एक और पूछ सकता है कि उग्रास कौन थे। तो उग्रास बेसिकली पुलिस ऑफिशियल हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, पुलिस ऑफिशियल को बोलते थे उग्रास, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए लेटर वैदिक पीरियड के रिगार्डिंग, ओके। अब देखो मैंने आपको ना वहां पे बताया था आपको मैंने लेटर वैदिक पीरियड में कि यहां पे चार सभाएं थी, चार असेंबलीज थी, सभा समिति विदत और गण। लेकिन मैंने आपको सभा समिति बता के छोड़ दिया था कि सभा क्या करती है, समिति क्या करती है। सभा जो है वो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है, समिति जो है उसमें हर कोई अलाउड होता है। लेकिन मैंने दो चीजें यहां छोड़ी थी, वो था विदत और गण। इसका रीजन है, देखो पहला बात कि विदत की जब हम बात करते हैं, है ना, विदत की जब बात करते हैं तो विदत जो है वो सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है, मतलब 122 बार आपको देखने को मिलेगा कि विदत को मेंशन किया गया है, 122 बार विदत को मेंशन किया गया। और अगर हम बात करते हैं गना की, तो गना तो बेसिकली एक लोकल ग्रुप था गना, है ना, मतलब लोगों का ग्रुप, उसको गण बोलते थे, उसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा। पहला चीज, जब हम बात करते हैं सभा की जिसमें इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल थे, तो जितने भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जितने भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इनको जो है सभा संभालती थी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल यहीं पर है। क्लियर है, यह बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि किनको, हु आर द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, क्या बोलेगा, टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की दो बेटियां प्रजापति, तो क्या बोलोगे, ये होगा एक सभा और एक समिति। सभा समिति को टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति बोला गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेटर वैदिक पीरियड पे आते हैं। क्या अब देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में आखिरकार ये जो सभा समिति है इनमें क्या चेंजेस हैं, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो सभा समिति है वो तो यहां पे रहेगी, लेकिन इसमें होता क्या है कि विदत जो है, विदत और गण भी बोलेंगे, गण। ठीक है, विदत और गण कंप्लीटली डिसअपियर कर जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर्ड, मतलब यहां पे इनका रोल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। यहां पे लोग जो है वो सभा समिति को ही मानते हैं। ठीक है, विदत कंप्लीटली खत्म हो जाता है।
उसके बाद देखोगे, अब एक एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या लेटर वैदिक पीरियड में बड़े किंगडम थे तो क्या वहां पे एक स्टैंडिंग आर्मी थी? तो नो स्टैंडिंग आर्मी। अभी तक आप देखोगे कि कोई भी स्टैंडिंग आर्मी देखने को नहीं मिलेगी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है? जैसे हर एक देश की अपनी एक आर्मी होती है, जैसे अभी भी हमारी कंट्री में भी अपनी आर्मी है, लेकिन उस टाइम पे कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी। लोग ही जो जो टेरिटरी के लोग हैं वही लड़ते थे, है ना? वही आर्मी आर्मी के लोग थे, वही आम पर्सन भी थे, आम लोग भी थे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टैंडिंग आर्मी है देखने को मिलेगी आफ्टर महाजनपदा। महाजनपदा जब आ जाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा स्टैंडिंग आर्मी। तो अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, है ना? तो अर्ली वैदिक पीरियड में तो होगी ही नहीं, तो क्लियर कट है। और लास्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे जुडिशरी ग्रो करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखोगे असेंबलीज भी कम हो गई हैं, असेंबली से 2 बच गई है, तो जुडिशरी यहाँ पे जुडिशरी का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जुडिशरी ग्रोथ क्लियर है? ओके, चलो अब हम बात करते हैं सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। इनकी सोसाइटी कैसी थी? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखो यज्ञ वगैरह जो है ना वो अर्ली वैदिक पीरियड में शुरू हो जाते हैं, लेकिन देखोगे तो यहां पे देखोगे तो यजनास बिकेम एलाबोरेट। ठीक है, या बिकेम नहीं बोल के बोलेंगे यजनास वेर एलाबोरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा यज्ञों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया। यजनास बिकेम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ज्यादा रिचुअल्स एंड ऑल यहां पे ऐड किए गए। यज्ञ जो पहले हुआ करते थे वो और ज्यादा क्या हुआ, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना? क्लियर है? उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे देखोगे तो क्लैन का जो सिस्टम होता है, ठीक है, क्लैन का जो सिस्टम होता है वो यहां अपीयर होगा। अब डिफरेंस ऐसा है कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में, यहां पे अर्ली वैदिक पीरियड में क्लैन सिस्टम नहीं हुआ करता था, है ना? वहां पे हमें क्लैन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वहां पे ऐसा कोई क्लैन हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्योंकि टेरिटरी बड़ी हो गई, रीजन देखो, हर चीज का रीजन है। क्लैन सिस्टम इसलिए आया क्योंकि टेरिटरी बड़ी हो गई है, और अब लोग लैंड के बारे में बात करें तो क्लैन होना जरूरी है। हर एक क्लैन एक दूसरे क्लैन से लड़ाई करेगा, है ना? बाद में यही क्लैन जो है एक दूसरे से लड़के बड़े बड़े महाजनपद बनाएंगे, डायनेस्टीज बनेंगी, है ना? यही क्लैन सिस्टम यहाँ पे इमर्ज होता है। तो इसलिए सोसाइटी में क्लैन आना शुरू हो गया था। ठीक है, क्लैन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे गोत्र सिस्टम आ गया था। ठीक है, गोत्र सिस्टम, क्लैन को ही क्या बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, है ना? कि एक गोत्र में जो है विवाह नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं ना? तो क्लैन सिस्टम, गोत्र सिस्टम यहाँ पे आया था। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी यहां पे वो ये मिलेगी कि जो हायर कास्ट के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से शादी नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि हायर कास्ट कुड मैरी, सॉरी एक मिनट, कहने का मतलब यह है कि एक अगर कोई बंदा हायर कास्ट का है, ठीक है, अगर कोई बंदा हायर कास्ट का है तो वो किसी लोअर कास्ट से शादी कर सकता है। अभी भी ये सिस्टम है, मतलब एक तरह से देख रहे हो तो सोसाइटी अभी भी इक्वालिटी में बिलीव कर रही है, लेकिन उतना भी इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। हायर कास्ट का जो मैरिज है, क्या बात कर रहे हैं, जो मैरिज है वो लोअर कास्ट से अभी भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि शूद्र के साथ शादी नहीं हो सकती है। लोअर कास्ट में भी अगर वो शूद्र है, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन शूद्र है तो शूद्र के साथ शादी नहीं हो सकती है, शूद्र के साथ शादी अलाउड नहीं है। क्लियर? ओके, अब एक बात यहां पे मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने आपको बताया वर्ण सिस्टम के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, यही जो वर्ण सिस्टम था, ये जो वर्ण का सिस्टम था, ठीक है, ये बर्थ बेस्ड हो जाएगा। अब जिस भी वर्ण के आपके फादर मदर हैं, उसी वर्ण में वही वर्ण आपका भी होगा। ये वर्ण सिस्टम बर्थ बेस्ड हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी में आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंड, उसके बाद सोसाइटी में आपको क्या मिलेगा, सोसाइटी में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे 4 आश्रम का सिद्धांत आएगा। 4 आश्रम, कि एक इंसान के लाइफ में 4 आश्रम होते हैं, है ना? कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो, पहला जो आश्रम होता है उसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। पहला जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। फिर होता है गृहस्थ जीवन, कि आप 25 साल के हो गए तो आप गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, बाकी काम करेंगे। उसके बाद होता है वनप्रस्थ, आप गृहस्थ जीवन को छोड़ के वन में जाएंगे, वनप्रस्थ जीवन जिएंगे।
और चौथा जो आश्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, सन्यास, कि आप जिंदगी से, अपने जीवन से सन्यास लेंगे। ठीक। और ये सब कुछ मेंशन कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है जबाला उपनिषद में। जबाला उपनिषद में क्या है, ये सब मेंशन है। ठीक है, जबाला उपनिषद में, और ये लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। क्लियर। लेकिन अब ये भी पूछा जा सकता है सर, आश्रम का मतलब क्या है, इन आश्रम से क्या मिलेगा? देखो, आश्रम के मतलब से ये इसका मतलब ये है कि अगर आप आश्रम को फॉलो करते हो तो इसका एम क्या है? इसका एम है 4 पुरुषार्थ। ठीक है, 4 पुरुषार्थ को अचीव करना। क्या करना? अचीव करना। अब ये 4 पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ का मतलब है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। अगर आप ये 4 बेसिकली आश्रम्स को फॉलो करते हो तो आपको 4 पुरुषार्थ की मतलब आप अचीव कर सकोगे, जिसमें धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वुमेन की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता है, तो बात करते हैं वुमेन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, इसका मतलब सोसाइटी इक्वल थी। लेकिन आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में तो वुमेन का जब देखते हैं, वुमेन कंडीशन बहुत मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी। वुमेन वेयर नॉट अलाउड इन असेंबलीज। जो असेंबली बची थी, सभा समिति, उसमें वुमन को अलाउ नहीं करने लगे लोग, है ना, बंद कर दिया गया, वुमन को अलाउ नहीं करने लगे। क्लियर। तो वुमन की कंडीशन जो है वो दिखेगा आपको गिरती हुई। ठीक है, वुमन की कंडीशन गिरती हुई दिखेगी। क्लियर है। उसके बाद वुमेन को बोला गया कि शी इज द कॉज ऑफ मिजरी। ठीक है, सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया। वुमेन आर सोर्स ऑफ मिजरी, दुख का कारण होती है महिला। ओके, ये किसने बोला है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह बात लिखी गई है कि वुमेन क्या है, वुमेन एक सोर्स ऑफ मिजरी है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक और चीज है जिसमें वुमेन को बोला गया है कि वुमेन क्या है, वुमेन एक इविल है। वुमेन इज अ इविल, वुमेन इज अ इविल। अब ये कौन बोलता है? ये बोला गया है मैत्रेय संहिता में। ठीक है, मैत्रेयाणी संहिता में। मैत्रेयाणी संहिता ये बोलती है कि वुमेन के साथ साथ 2 चीजें और है जो इविल है। कौन कौन सी? एक और क्या इविल है? एक है आपका लिकर, मतलब शराब, शराब भी इविल है। और उसके साथ साथ डाइस, यानी जो हम खेलते हैं ना, डाइस, डाइस भी इविल है। तो अकॉर्डिंग टू मैत्रेय संहिता, वुमेन, डाइस एंड लिकर आर इविल। ठीक है, 3 इविल होती है। ठीक है, क्या बोलता है ये? 3 इविल्स के बारे में बात करता है मैत्रेयाणी संहिता। क्लियर है। सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मोनोगैमी और पॉलीगैमी बात करेंगे, है ना। आप देखोगे कि मोनोगैमी के बारे में बात करते हैं पहले। मोनोगैमी, व्हाट इज मोनोगैमी? मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक मैन हो, ठीक है, और उसकी एक वाइफ हो, 1 मैन एंड 1 वाइफ, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। ठीक है, और इसको बोला गया कि ये आइडियल है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आज भी सही है ना। लेकिन फिर हम बात करते हैं पॉलीगैमी के बारे में। पॉलीगैमी के बारे में जिसमें जिसका मतलब है कि एक मैन हो, ठीक है, और एक या एक से अधिक वाइफ हो, 1 और मोर वाइफ्स। ठीक है, तो इसको बोला गया कि ये यहां पे फ्रीक्वेंट है। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे तो आपको पॉलीगैमी फ्रीक्वेंटली दिखेगा। आइडियल नहीं था, आइडियल मोनोगैमी ही थी। ज्यादातर लोग जो है वो मोनोगैमी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पॉलीगैमी भी फ्रीक्वेंट था, मतलब लोग ऐसे पॉलीगैमी को प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? चलो, अब उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी में कई सारे मैरिजेस के बारे में बात हुई है। एक बार हम मैरिजेस को देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। मैरिजेस कई टाइप के मैरिजेस बताए गए हैं। नंबर ए में है दैव्य विवाह। क्या बोला गया है? दैवा विवाह। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। दैवा विवाह। ठीक। सेकंड में बात करते हैं तो आता है अर्षा विवाह। सी, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। नंबर डी, गांधार्व विवाह। ठीक है,
तो गांधर्व विवाह, ठीक। उसके बाद अगले पेज पे आएंगे। एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है। उसके बाद नंबर ई पे आते हैं। ई में देखोगे तो एक असुर विवाह मेंशन किया गया है, असुरा विवाह। ओके। एफ पे आते हैं तो आपको मिलेगा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। जी पे आते हैं तो लास्ट जो मिलेगा वो मिलेगा पिशाच विवाह, ठीक है, पिशाच विवाह। तो कुल मिला के आपको दिखेंगे कि 7 तरह के विवाह, 7 तरह के विवाह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन 7 विवाह के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है दैव विवाह। अब दैव विवाह का मतलब क्या है, ठीक है। एक और मिस हो गया ना, 7 नहीं होगा, एक और होगा यहाँ पे एच करके लिख लो, ब्रह्म विवाह, है ना, ये तो मिस ही हो गया, ब्रह्म विवाह, ठीक है। देखो अब दैव विवाह के बारे में बात करते हैं। देखो दैव विवाह के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अपनी बेटी को किसी प्रीस्ट को दे देना, है ना, अपनी बेटी को किसी प्रीस्ट को, मतलब किसी पंडित को दे देना, है ना। डॉटर टू अ प्रीस्ट, एक प्रीस्ट को डॉटर दे देना, उसको बोलते हैं दैव विवाह, ठीक है। अब आते हैं अर्श विवाह पे। अर्श विवाह क्या होता है? अर्श विवाह का मतलब होता है कि एक अपनी जो बेटी है वो किसी ऐसे आदमी को देना, जब आप एक ब्राइड प्राइस मतलब क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। ओके, मतलब आप अपनी बेटी दे रहे हो, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे आज दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा इसका जस्ट उल्टा होता है ना। लड़कों को पैसे दिए जाते हैं, बट अर्श विवाह में लड़की के माँ बाप को पैसे दिए जाते थे, है ना, बेसिकली। तो दहेज, उल्टा दहेज होता था उस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं अर्श विवाह। ओके, तो गिविंग अ गर्ल फॉर अ ब्राइड प्राइस, ब्राइड प्राइस, लड़की के लिए पैसे मिले हैं, उसके लिए आप लड़की को जो है शादी करवा रहे हैं, ठीक है। तो बेचना नहीं हुआ, ये बेसिकली बेचने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शादी की बात हो रही है कि शादी करवा रहे हैं, होता है लड़की बहुत खूबसूरत है तो उसके लिए पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अर्श विवाह, ठीक। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह में क्या बोला गया है कि आप अपनी लड़की एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जिसमें कोई ब्राइड प्राइस नहीं है ना, मतलब विदाउट अ प्राइस, ब्राइड प्राइस, उल्टा। तो गिविंग अ गर्ल विदाउट अ ब्राइड प्राइस, बिना पैसे के लेन देन के एक लड़की की शादी कराना, जो कि अच्छी बात है, प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लव मैरिज, गंधर्व विवाह, ठीक। ये हो गए 4। उसके बाद देखोगे आता है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब है कि मैरिज विद अ परचेस्ड गर्ल, एक लड़की को खरीद के उससे शादी करना विद अ परचेस्ड गर्ल। उस टाइम पे स्लेव वगैरह का सिस्टम होता था ना, तो एक लड़की से को आपने खरीद लिया था स्लेव, और उससे आपने शादी कर ली, उसको बोलते हैं असुर विवाह। राक्षस विवाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक डॉटर के मतलब एक लड़की के साथ शादी करना, मैरिज विद डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग, ठीक है, या फिर किडनैप करके शादी करना, है ना, किसी रूलर की बेटी या किसी लड़की को किडनैप करके शादी करना, मैरिज आफ्टर किडनैपिंग, किडनैपिंग अ गर्ल, ठीक। उसके बाद आता है पिशाच विवाह। अब पिशाच विवाह क्या होता है? तो बेसिकली मैरिज आफ्टर रेप, मैरिज आफ्टर रेप, रेप करने के बाद आप किसी से शादी कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? पिशाच विवाह बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो ब्रह्म विवाह का मतलब सिंपल है कि गिविंग अ गर्ल टू द मैन विथ अ डाउरी, ठीक है, मतलब आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन है ब्रह्म विवाह। इसका मतलब क्या होता है कि एक गर्ल को देना विद डाउरी, गर्ल विथ डाउरी, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलेंगे लेटर वैदिक सोसाइटी में। ये सब लेटर वैदिक सोसाइटी में ही शुरू हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें 2 चीजें और हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। एक आता है अनुलोम विवाह, एक आता है प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों का मतलब समझते हैं। अनुलोमा और एक होता है प्रतिलोमा, दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो अनुलोम का मतलब क्या होता है कि एक ब्राइड ग्रूम जो है, ओके, जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करता है, वो एक लोअर कास्ट के ब्राइड से शादी कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ग्रूम है, जो लड़का है, ओके, जो लड़का है वो क्या है,
अपर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, और एक लड़की जो है, जो ब्राइड है, वो लड़की होती है, और ब्राइड जो है वो लोअर कास्ट की है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। क्लियर, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिलोम विवाह की। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? इसका रिवर्स। ठीक है, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स होता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, मतलब ब्राइड जो होगा वो क्या होगा? अपर कास्ट की होगी, और ग्रूम जो होगा वो लोअर कास्ट का होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, इतनी बातें करने के बाद अब हम आते हैं रिलीजन पे, कि आखिरकार इस टाइम का रिलीजन क्या था और क्या फर्क था, है ना? रिलीजन में क्या फर्क था। देखिए, तो अगर आप देखोगे, एक बार रिकैप करते हैं फटाफट से, कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था उसमें देखोगे कि नेचर की वर्शिप हो रही है, जो आगे भी होगी। फायर यहाँ पर सेक्रेट है। मोस्ट पॉपुलर गॉड वरुण, इंद्र और अग्नि है। 33 गॉड्स का मेंशन किया गया है उसमें। टेरेस्ट्रियल, एरियल, सेलेस्टियल गॉड्स है वहां पे। सोम की पूजा हो रही है ना? अब देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में आखिरकार रिलीजन में क्या चेंज आया इसके बारे में। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट गॉड्स है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट गॉड्स है वो चेंज हो जाएंगे। पहले जो वरुण, इंद्र और अग्नि थे, अब यहां पे ये गॉड्स चेंज होके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटर। क्रिएटर जिसको हम बोलते हैं विष्णु। ठीक, उसके बाद देखोगे एक हो जाएंगे, सॉरी, क्रिएटर इज नॉट विष्णु, सॉरी, उस क्रिएटर इज ब्रह्मा। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्मा। उसके बाद सेकंड जो गॉड इंपॉर्टेंट हो गए वो होंगे विष्णु। ठीक है, विष्णु। क्लियर? और उसके बाद देखोगे तो थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड हो जाएंगे रुद्र। अब यही रुद्र को बाद में बोला गया शिवा। ठीक है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, यही शिवा बनेंगे बाद में। ठीक है, रुद्र, शिवा। क्लियर? तो बेसिकली देखोगे तो यहां पे तीन गॉड जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। जिसमें प्रजापति जो है वो क्या थे? वो सुप्रीम गॉड थे, वो सुप्रीम गॉड थे प्रजापति। तो वहां पे जो हमने पढ़ा था वरुण, इंद्र और अग्नि के बारे में, वो भी गॉड रहेंगे, ऐसा नहीं गॉड नहीं, वो भी गॉड है, लेकिन उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई। इंपॉर्टेंस प्रजापति, विष्णु और रुद्र की बढ़ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो अब एक एक गॉड और आते हैं जिनका नाम था पुषाणा। पुषाणा, ये थे कैटल गॉड, कैटल गॉड, कैटल के प्रोटेक्टर, और इनको बोलते हैं गॉड ऑफ शूद्रा। गॉड ऑफ शूद्र, जो फोर्थ हमारा वर्णा था उसके गॉड थे पुषाण। ठीक है, गॉड ऑफ शूद्र, पुषाण। क्लियर है? ओके, चलो अब आते हैं आगे। अब यहां पे कुछ कुछ जो टर्म है वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? इसमें क्या है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो टर्म मैं आपको बताता जाता हूं, आपको उसको याद करना पड़ेगा। देखो, यहां पे हम बात करते हैं 12 रत्निन की। ठीक है, 12 रत्निन की। ये कौन कौन से रत्निन है? देखो, पहला आप देखोगे, फर्स्ट रत्निन जो होता है उसको बोलते हैं पुरोहिता। पुरोहिता। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं महिषी। महिषी। पुरोहिता आपको पता है प्रीस्ट होता है, जो नहीं पता मैं वो बताऊंगा। महिषी का मतलब होता है क्वीन। ठीक है, याद करना है इसको, इंपॉर्टेंट है 12 रत्न को। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं युवराज। युवराज, इसका मतलब आपको पता है प्रिंस, युवराज को प्रिंस बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं सुता। मैंने बता दिया आपको सुता कौन होता है। ठीक है, चैरियोटियर, चैरियोटियर होता है सुता। ठीक है, पांचवा, पांचवा जो होता है वो होता है सेनानी। सेनानी मतलब मिलिट्री हेड, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको। ठीक है, छठा होता है ग्रामानी, मैंने बताया हुआ है ग्रामानी क्या होता है, विलेज का हेड, उसको बोलते हैं ग्रामानी, है ना? सातवां जो होता है उसको बोलते हैं शता। क्या बोलते हैं? शता। और ये होता है चैम्बरलेन, जो मैंने आपको बताया, चैम्बरलेन। ठीक है, या फिर उसको आप गेटमैन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गेटमैन बोल सकते हो शता को। ठीक, उसके बाद देखोगे जो आठवां आपका रत्न होता है उसको हम बोलते हैं संग्राहिता। संग्राहिता, संग्राहिता ये अलग है। संग्राहिता का मतलब होता है ट्रेजरर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेजरर होता है। और 9th नंबर पे देखोगे तो आता है भागदुघा। मैंने बता दिया, मैंने बताया आपको, भागदुधा। ठीक है, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, है ना? उसके बाद आता है अक्षवपा। अक्षवपा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अक्षवपा का मतलब क्या होता है? कोरियर।
है ना, कोरियर, और ये टैक्सेस। ठीक, 11th आएगा पालगला। पालगला, पालगला का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ किंग, फ्रेंड ऑफ किंग, पालगला। ठीक है, और लास्टली देखोगे आएगा 12th नंबर्स को बोलते हैं गोविक्रता। क्या बोलते हैं? गोविक्रता बोलते हैं, गोविक्रता। गोविक्रता क्या होता है? ये हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये होता है गोविक्रता। तो ये 12 रत्न आपको दिखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्लियर है? चलो, इतनी बातें करने के बाद थोड़ा और समझते हैं। पंचजन में आपको पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा ये लेटर वैदिक पीरियड लंबा है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें एक आध बातें और है, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो, एक आपको मेंशन मिलता है 4 यज्ञों का। ठीक है, 4 यजनास। ठीक है, बस इसका नाम याद रखना है। एक होता है राज, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि देखो छोड़ने से क्या होगा ना, फिर आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, है ना। तो मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। 4 यजना होते हैं। एक होता है अश्वमेध, एक होता है राजसूय, ठीक है, एक होता है वाजपेय, और एक होता है अग्निस्तोमा। ठीक है, अग्निस्तोमा, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और अग्निस्तोया, अग्निस्तोमा। ठीक है, ये 4 तरह के, मेनली 4 तरह के ही क्या होते थे, यज्ञ होते थे, जो आपको याद करने हैं। बस इतना आपको पढ़ा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हम लोग इसके इकोनॉमी पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कि आखिरकार इस टाइम की इकोनॉमी क्या थी। उसके बाद मैं आपको पंचजन पढ़ाऊंगा, उसके बाद खत्म करेंगे इसको। ठीक है, इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी में ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंज हुआ नहीं था। मैंने बताया आपको, लैंड जो है वो मेन वेल्थ हो गया था। अब हम लैंड को सुप्रीम करेंगे, लैंड सुप्रीम हो गया था यहाँ पे, लैंड सुप्रीम। ठीक है, लैंड के बारे में ही ज्यादा बातें होंगी। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और मैं क्या बताऊं, यहाँ पे फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर वगैरह सब आ चुके थे। जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाएंगी। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता नहीं आपसे। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में लेके चलूंगा नहीं। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे अयास, एक वर्ड मिलता है, ये ध्यान रखोगे। अयास, अयास का मतलब क्या होता है? या फिर ये, या तो ये कॉपर है या ये आयरन है। ठीक है, कॉपर या आयरन के लिए अयास शब्द का प्रयोग होता था, ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक है गाइड, है ना, यहाँ पे क्या होगा, गाइड बनेगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3rd नंबर बात करते हैं, यहाँ पे बनेगा गाइल्ड। गाइल्ड या गिल्ड बोल सकते हो, गिल्ड फॉर्मेशन शुरू होगा यहाँ पे। ठीक है, गिल्ड फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे श्रेष्ठिंस, श्रेष्ठिंस करके एक कैटेगरी दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं एल्डरमैन। ठीक है, उनको बोला गया श्रेष्ठिंस, उसको ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठिंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद आपको याद होगा, अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, जो कि थी कि आखिरकार ये किस तरह का पीरियड था। तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि ये जो है वो ऑकर कलर्ड पोट्री का कल्चर था, जो कि 1500 से 1000 बीसी में चल रहा था। मतलब इस टाइम पे ऑकर कलर्ड पोट्री यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे देखोगे अब लेटर वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे पोट्री का डिजाइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पोट्री का डिजाइन चेंज होगा, और यहाँ पे हम पेंटेड ग्रे वेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का इस्तेमाल करेंगे। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। उसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू कल्चर। पीजीडब्ल्यू कल्चर, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1100 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, पॉटरी का भी स्टाइल यहाँ पे दिखेगा आपको कि चेंज हो गया है। क्लियर है? चलो, अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि पंचजन है। अब एक्चुअली में देखो, ये पंचजन होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। आखिरकार ये पंचजन का मतलब क्या है और ये पंचजन होते क्या है। देखो, पंजन क्या होता है? पंजन मतलब होता है, देखो, 5 अंग बोल सकते हैं, 5 अंग। ठीक है, तो 5 अंगों का यहाँ पे हमको मेंशन मिलता है। जो पहला अंग है उसको बोलते हैं अनु, दूसरा जो अंग है उसको बोलते हैं ध्रुया। ठीक है, तीसरा जो अंग है वो है तुर्वसु, चौथा जो अंग है उसको बोलते हैं यदु, और 5वां जो अंग है वो उसको बोलते हैं पुरु। तो ये पंचजन आपको ध्यान रखना चाहिए। 5 जन मतलब 5 तरह के जन, 5 प्रकार के जन, उसको बोलते हैं पंचजन। तो ये 5 आपको याद होना चाहिए, अनु, ध्रुया, तुर्वसु, यदु और पुरु। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। क्लियर है?
अब एक बात और समझिए कि जो चारों वर्ण है उसके बारे में एक बात बोली गई कि जो आपके विराट पुरुष हैं, ठीक है, जो विराट पुरुष हैं, विराट पुरुष के अगर हम बात करते हैं माउथ से, इनके माउथ से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ठीक है, विराट पुरुष के माउथ से। इनके पैरों से, इनके फूट से शूद्र का जन्म हुआ है, शूद्र निकले हैं, ठीक है, विराट पुरुष के। उसके बाद इनके थाई से, इनके थाई से वैश्य का जन्म हुआ है, ठीक है। और लास्टली हम बात करते हैं कि इनके आम से, इनके आम से, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, ठीक है, क्षत्रिय का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विराट पुरुष के 4 चीजें ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बस, तो ये था आपका कंप्लीट, मैं बोल सकता हूं कि वैदिक सोसाइटी। मैंने अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक दोनों आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया है विद डिफरेंसेस कि क्या क्या दोनों में फर्क है, वुमेन की कंडीशन कैसे डिटेरियोरेट करती है। मतलब इवन आपको मेंस में भी लिखना है अगर पीसीएस का, तो आराम से इसको कोट कर सकते हो, इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। मेंस के लिए तक मैंने कभी भी किसी क्लास को, मैंने कभी भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है नहीं है। मैंने इंडस वैली आपको पढ़ाई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई, मैंने आपको वैदिक पढ़ाया मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया, और आगे भी जितनी भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मैंने प्रीलिम्स का सारा फैक्ट भी दिया है और मेंस का सारा डेटा भी दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, इसको प्लीज लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा। डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, गिव योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब चैनल फॉर, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलते रहे, है ना। और शेयर जरूर कीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें, ताकि उनको भी ऐसी वीडियोस का जो है उसे वो पढ़ सके इजीली, है ना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।